श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत मौका है। इसलिए उस मौके के कारण आपको मैं सभी को कह सकता हूँ कि शुभ संध्या है। इस सुंदर संध्या में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और शायद मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं या मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। हाँ, तो मैं बात ऐसे शुरू करता हूँ। अगर बात यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि आप वीना साहे जी को जानते होंगे। वीना साहे जी वरिष्ठ संकर्मी हैं, प्रबुद्ध हैं, संस्कारनिष्ठ हैं और संवेदनशील हैं। कहानी लिखती हैं, कविता लिखती हैं, थिएटर करती हैं। मेरी उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ ये संस्कार भारती का। 1950 से लेकर 2020 तक काशी में थिएटर में क्या क्या हुआ है, काशी के रंगमंच के इतिहास पर बहुत अच्छी एक परिचर्चा हो गई, या कहा जाए एक समवाय हुआ, जिसमें हमारे वरिष्ठ गुरुजनों ने, सीनियर थिएटर पर्सन्स जो हैं, वो सभी विद्वान वक्ता और मेरे मित्र और मेरे जितने भी प्रिय शिष्य हैं शहर में, उस सभी लोगों ने बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से, बिंदुवार ढंग से बनारस के थिएटर पर जितना भी उनकी सामर्थ्य थी, जितनी भी उनकी जो प्रज्ञाशीलता थी, उसके अनुसार उन्होंने रखा और बहुत अच्छा रहा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसा आयोजन पहले हुआ नहीं था। 1985 में BH में प्रमोद अग्रवाल जी थे। उन्होंने नागरी नाटक मंडली के साथ मिलकर काशी नाट्य समारोह किया था, जिसमें MK रैना, रंजीत कपूर ये लोग अपने प्ले लेकर आए थे। एंटीगनी MK रैना के डायरेक्शन में था। एंटीगनी कबीरा खड़ा बाजार में, रंजीत कपूर कानपुर से लाए थे वो एक घोड़ा 6 सवार। तो वो नाट्य समारोह इस ढंग का पहला हुआ था। तो इस ढंग का एक आयोजन होना, मुझे लगता है कि इससे पहले हुआ नहीं था। संस्कार भारती ने पहली बार ये किया। तो संस्कार भारती को संस्कार भारती संस्था बधाई की पात्र है और उनकी ओर से जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से शायद पहचानता हूँ, अगर नाम मुझे याद नहीं रहता है। और वीना जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुमित श्रीवास्तव को धन्यवाद करता हूँ। सारे जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री जो भी हैं, सभी, मुझे लगता है सभी मित्र ही हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। शुभ संध्या में क्यों कह रहा हूँ, तो वीना जी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि ये आयोजन तो बहुत खूबसूरत हो गया। हम लोग 1950 से चले और 2020 तक आ गए, 1950 के पहले तक भी गए। हाँ, और सारे लोगों ने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया, कह सकते हैं। और वो जिसको कहा जाए कि सर्वांगीण या सांगोपांग निरूपण किया सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं। और मुझे लगता है वो अपना बेस्ट इसमें दे चुके हैं। तो मैंने वीना जी से कहा कि अच्छा, एक ये तो हो गया इन जनरल एक आइडिया कि बनारस में थिएटर पिछले 70 सालों में कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन थिएटर पर्सन्स थे, किसने क्या शुरू की, प्लेस क्या क्या हुई। तो इसका एक विवरण तो आ गया हमारे सामने। अब हम लोग थोड़ा और एक स्टेप गहराई में नहीं जा सकते हैं। एक स्टेप गहराई में जाने का मतलब है कि थिएटर में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो सिग्निफिकेंट है, जो उल्लेखनीय है, ऐसे प्रयोग हुए हैं। तो क्या हम उन प्रयोगों पर भी एक अलग से बात कर सकते हैं क्या, या इसी आयोजन में, या नहीं किया जाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं, ऐसे ड्रामा के द्वारा ऐसे विषयों को सोचा गया है जो उससे पहले कभी सोचा नहीं गया था। तो बनारस के रंगकर्मियों के मस्तिष्क में इतने खूबसूरत विचार आए कहाँ से? ज़रूर कहीं ना कहीं एक संस्कार हम लोग के पास है, तभी तो हम लोगों ने ऐसा प्रयोग किया होगा। तो इसका जो ड्रामा के पीछे जो सबसे पहले कोई चीज़ लेखक के पास जो चीज़ आती है वो है आइडिया। हाँ, आइडिया को हम लोग हिंदी साहित्य में जब पढ़ते हैं तो उसको कथ्य कहते हैं, और आजकल हम लोग आधुनिक भाषा में उसको विचार भी कहते हैं। सबसे पहले एक आइडिया आता है ना, तो उस आइडिया को ही हम लोग रंगमंच का एक जामा पहनाते हैं, उसको एक ड्रामा का फॉर्म देते हैं और फिर लोगों तक ले जाते हैं। और जैसा कि हमारे कहा गया है कि जैसे अभिनय का मतलब ही होता है टू कैरी द आइडिया, द टेक्स्ट टूवर्ड्स द ऑडियंस। जो हम लोग अभिनय के बारे में जानते हैं उसकी निरुक्ति है कि वो नी धातु से बना है, कैरी करना।
ठीक है, ले जाना किसी चीज़ को, यानी किस चीज़ को ले जाना, विषय वस्तु को ले जाना, नाटक को ले जाना, उसके टेक्स्ट को ले जाना, उसके कंटेंट को ले जाना, उसके आइडिया को ले जाना, उसके कथ्य को ले जाना। हाँ, ये सब उसके पर्याय हैं। किसकी ओर ले जाना, ऑडियंस की ओर ले जाना। तो अगर हम किसी भी आइडिया को लोगों तक ले जाना, तभी अभिनय हो रहा है, और अभिनय का मतलब ही रंगमंच है, अभिनेता का ही ये माध्यम है। तो हमारे और वीणा जी के बीच में बात हो रही थी कि क्यों ना कथ्य पर भी बात हो, कि कथ्य को लेकर के, आइडिया को लेकर क्या क्या प्रयोग हमारे इन 70 वर्षों में हुए हैं। वीणा जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और सुमित भी था बातचीत में। हम लोगों ने ये तय किया कि इस पर ये भी एक शाम, एक संध्या होनी चाहिए। अब इस पर मैंने तो सुझाव दिया, अब वीणा जी का आग्रह हो गया कि इस पर आप ही बोलिए। तो ये होता है ना कि इसको मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप बैल मुझे मार, कि मैंने आइडिया दिया तो मेरे ही ऊपर सारी बात आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करना मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले ये आइडिया कैसे राइटर के दिमाग में या प्ले राइट के दिमाग में आता है, नाटककार के दिमाग में आता है, वो कहाँ से लेता है, क्या वो समाज से लेता है। इस पर हम और आप मिलकर साथ साथ अगर चले आज इस संध्या में, तो मुझे लगता है कि ये भी काशी के रंगमंच के इतिहास को जानने की का एक और नज़रिया होगा, एक और दृष्टि होगी। तो हम लोग जो काशी के रंगकर्मियों ने जो अपना जीवन सर्वस्व दिया थिएटर को लेकर के, जितने भी हमारे वरिष्ठ गुरुजन हैं, उनके काम को हम लोग एक नए ढंग से भी देख सकते हैं और गहराई से देख सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने जाना कि ये नाटक हुआ था, इस सन में हुआ था, इन लोगों ने भाग लिया, ये बहुत अच्छा हुआ था। ये लगभग कुछ वैसा ही था जैसे कि समीक्षाओं में छपता है ना कि नाटक में ये था, ये था, ये था, कुल मिला के नाटक अच्छा हुआ। अब अगर हम उसे थोड़ी गहराई में जाएं, ए स्टेप फर्दर जिसको कहते हैं, एक थोड़ा और गहराई में जाएं, तो इस पर हम लोग और अच्छे से हम लोग इन्हीं रंगकर्मियों के रंगकर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसी कथ्य पर बात करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग साथ साथ जरा देखें कि ये आइडिया कैसे नाटककार के दिमाग में आता है। जैसे बनारस में एक नाटककार हुए हैं, आप सभी जानते होंगे, आजकल की पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी या सुनी होगी नाम, लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के घर पर एक बार हम लोग की मीटिंग हुई थी। मुझे याद है कि सोना बाबू के बेटे ने शायद ये आयोजन करवाया था, अवध बिहारी लाल सोना बाबू जी के बेटे ने। उसमें हम सब कर्मियों ने तय किया था कि हम लोग हर 6 महीने पर एक साल में उनका एक प्ले करेंगे। तो लक्ष्मीनारायण मिश्र का नाम चूँकि पहले कोर्स में होता था तो लोग जानते थे, आज वो कोर्स में भी शायद नहीं होगा, तो जानना चाहिए, क्योंकि बनारस के एक बहुत बड़े नाटककार थे, 20वीं शताब्दी के नाटककार थे। उनका नाटक वितस्ता की लहरें कोर्स में होता था, जैसे और लोगों के नाटक होते थे कोर्स में। तो बहू की विदा, वितस्ता की लहरें, ये सब आप लोगों को शायद हाई स्कूल इंटर BA में याद हो, ये होता था। तो बहुत सारे नाटककारों से मिलना भी हुआ इस पूरे दौरान, पिछले 40-45 वर्षों में। तो इस पर बात हुई कि ये आइडिया कहाँ से आता है, और ये आइडिया क्या पूरा हम लोग समाज से ही लेते हैं। तो नाटककारों से बातचीत करने के बाद धर्मेंद्र भारती जी से भी बात हुई है, गिरीश कर्नाड से भी बात हुई है, लिखा भी गया, इंटरव्यूज़ भी हमने लिखा। तो उससे ये पता चला कि 2 तरह का नाटक होता है। पहला नाटक वो होता है, 2 ही प्रकार का नाटक हो सकता है। पहला नाटक वो है जो हमारे जो नाटककार के इर्द गिर्द में, उसके देश काल में जो कुछ भी घटता है उसको वो कला रूप देता है, नाट्य कला का रूप देता है। ये तो सबको, मुझे लगता है कि सबको विदित है, सबको ये बात मालूम है ना, कि नाटककार जिस युग में जी रहा होता है उसका एक युग धर्म होता है। अगर वो 1910 से 1940 के बीच में है, ठीक है, उस वक्त अगर पहला विश्व युद्ध हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, तो उसके लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग और पीछे जाएं, देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने हमेशा गुप्त काल के ही नाटक क्यों लिखे हैं, चंद्रगुप्त को लेके, स्कंदगुप्त को लेके, आदि आदि, ऐसा ही क्यों लिखा। वो ध्रुव स्वामिनी की जगह पर कुछ और भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन पर वो युगीन चेतना छाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने लिया। अब हम लोग को मिले होते तो हम लोग पहले ही पूछते कि आप और पीछे क्यों नहीं गए, या और आगे क्यों नहीं गए, या आपके समय में तो ऐसा नहीं हुआ, आपके समय में तो चंद्रगुप्त का शासन नहीं था, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहला नाटक की कैटेगरी वो बनती है ऐसे नाटककारों की जो एक युग को अपने मानस पर उसके प्रभाव को आने देते हैं, या तो अपने समय में, जैसे कि मैंने बताया विश्व युद्ध वगैरह हुआ हो, या अभी कोरोना पीरियड में अगर नाटक लिखा जाए। एक तो वो है जो सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसका प्रभाव आने देना, उसके ऊपर नाटक लिखना। दूसरे प्रकार का भी नाटक होता है। दूसरे प्रकार का नाटक क्या होता है
कि ये जो शिल्प है, नाटक लिखना एक विधा, जिसको अच्छी भाषा में शिल्प वैशिष्ट्य भी बोलते हैं, ये शिल्प विधा ऐसे कवियों की मांग करती है जो अपने भीतर की पूरी दुनिया को सामने रखे। एक तो बाहर की दुनिया हुई, बाहर की दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और मैं नाटक लिख रहा हूँ, दंगा हो रहा है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसको हम एक नाटक का रूप दे रहे हैं। एक होता है कि मैं कवि हूँ और मेरे भीतर एक दूसरी दुनिया है और मैं चाहता हूँ कि उस दुनिया को आपके साथ साझा करूँ, इसके लिए मैं कविता या कहानी या नाटक लिखता हूँ। इसको लिखने के लिए भी, लेकिन वहाँ पर नाटक कई बार ऐसा भी होता है कि वो नाटककार दोनों प्रकार के नाटक भी लिखता है और कभी कोई नाटककार सिर्फ अपने आंतरिक जगत को ही साझा करता है, आंतरिक जगत जो बाहरी जगत के प्रभाव में नहीं बना है, उसके अपने विचार, उसके भीतर की अपनी अनुभूतियाँ, है ना। ये जो जयशंकर प्रसाद क्यों 4वीं 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में जाएंगे, वो अपने समय भी लिख सकते थे। वो 19वीं शताब्दी का समय था, 19वीं शताब्दी के अंत में, उत्तरार्ध में, उस वक्त में जो युगीन चेतना थी उसको लेकर लिख सकते थे, है ना। जैसे भारतेंदु ने अपना जो पहला नाटक लिखा था, हमने बताया था कि हिंदी नाटक का जो पहला नाटक है वो उनके पिता द्वारा लिखा हुआ है, नहुष। लेकिन भारतेंदु का जो पहला नाटक था वो था विद्यासुंदर। नहुष पर नहीं बल्कि विद्यासुंदर पर बांग्ला नाटक का प्रभाव था, तो प्रभाव पड़े, नाटक का प्रभाव पड़े। अब बांग्ला नाटक भी जब हुआ था उसमें नील को लेकर के, नील जो होता है साबुन, उसको लेकर के नील की खेती होती थी, तो उसका प्रभाव पड़ा था, तो नील पर ही पूरा नील दर्पण नाटक लिखा गया था उस समय के नाटकों में। तो किसी न किसी का नाटक तो पड़ेगा ही, जैसे प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे हम लोग हिंदी में विजय तेंदुलकर का नाटक करते हैं या वसंत कानेटकर का नाटक करते हैं, तो एक वो जो महाराष्ट्रीय रंगमंच की जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक विवेक है, वो तो सामने आएगा ही, तो आना तो अच्छी बात है। तो विद्यासुंदर जब नाटक लिखा तो उस पर बांग्ला नाटक का प्रभाव है, आलोचकों ने भी कहा, हम लोगों ने भी पढ़ा, तो प्रभाव आने से कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने कुछ और भी नाटक लिखे, रत्नावली लिखे, बल्कि हम लोग को तो ये भी जानना चाहिए कि प्रसाद और भारतेंदु ने कुछ ऐसे नाटक लिखे जो जिसे तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ जगह तक सीमित रह जाते हैं, अंधेर नगरी, हाँ, या फिर वो ध्रुव स्वामिनी। लेकिन भारतेंदु का एक नाटक है जिसका नाम है वो मुद्रा राक्षस। हम लोग मुद्रा राक्षस बोलते ही रंगकर्म के जो विद्यार्थी हैं वो तुरंत कहते हैं विशाख दत्त का लिखा हुआ नाटक है ना। लेकिन मुद्रा राक्षस भारतेंदु ने लिखा था, उसको भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा नाटक। मुझे लगता है उनका तीसरा या चौथा नाटक था और बहुत ही मैच्योर नाटक है, परिपक्व नाटक है। इसी तरह से एक नाटक प्रसाद ने लिखा था जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र नाटक बहुत अच्छा नाटक है, और बल्कि अभी मैं एक त्रयी बनाया हूँ। मैंने प्रेमचंद, प्रसाद और भारतेंदु पर एक ट्रेलॉजी बनाया है, मतलब त्रयी बनाया, 3 फिल्में बनाई 1-1 घंटे की। तो मैंने भारतेंदु वाले प्रसाद पर पहले, प्रेमचंद पर पहले बनाया है, उसका नाम रखा है अग्निमित्र प्रेमचंद। उसके बाद मैंने प्रसाद पर वो फिल्म बनाई है, उसका नाम है अग्निमित्र प्रसाद, और फिर भारतेंदु पर बनाई है जिसका नाम है अग्निमित्र भारतेंदु। अग्निमित्र नाम जो है, मैं तो जब प्रेमचंद में बना रहा था तो उसके पीछे ये था कि एक रचनाकार में जो 5 तत्वों में से पानी और आग की प्रवृत्ति होती है, तो वो पानी से आग की ओर जाता है, इसलिए वो अग्निमित्र होता है। पानी से आग की, पानी होता है ना, पानी का बहाव आप देखिए नीचे की ओर जाता है। तो जब हम लोग के स्वभाव में जब निम्नगामी वृत्तियाँ होती है तो वो हम नहीं करते, पानी करवाता है। 5 तत्वों में से एक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। वैसे ही आग जब भी आप आग को जलाएंगे तो उसका फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, तो वो ऊर्ध्वगामी है। तो हम लोग के अंदर जो ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियाँ हैं, हम लोग का जो विवेक है, वो हमें फिर ठीक रखता है ना। तो पानी से आग होने की जो प्रक्रिया है वो एक रचनाकार होने की प्रक्रिया होती है। तो इस दृष्टि से मैंने प्रेमचंद के पूरे कथा जगत में पाया था। तो लगातार वो अब उनके भीतर इतनी तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहे, उनके वो चाहते तो प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे जैसे कोई सामान्य आदमी करता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सारे इमोशंस का इस्तेमाल रचनाओं में किया, और इसलिए वो अग्निमित्र प्रेमचंद हुए। फिर बाद में हमने पाया कि अग्निमित्र नाम से प्रसाद का एक नाटक भी है, और वो बहुत ही दिलचस्प नाटक है। छोटा सा, क्योंकि आप देखिएगा जब कंकाल प्रकाशित होता है, तितली प्रकाशित होती है, ध्रुव स्वामिनी प्रकाशित होती है, तो बहुत मोटी किताब, बहुत मोटे नाटक के रूप में नहीं होता, बहुत इसको कहा जाए कि हमारे यहाँ पतले आकार में ही होता है, बहुत छोटा। कंकाल को छोड़ के मेरे ख्याल से सारे ही जो मैंने नाम लिए सब नाटक है कंकाल को छोड़ के। तो
ये जो प्रसाद ने अग्निमित्र नाटक लिखा, या भारतेंदु ने जो ये मुद्रा राक्षस नाटक लिखा, तो ये नाटक कैसे हैं और इनका कथ्य क्या है, इनको कभी खेला क्यों नहीं गया, या इनकी कभी चर्चा क्यों नहीं हुई, या हमारे यहाँ जब भी रंगकर्म के इतिहास पर बात होती है हिंदी साहित्य में, प्रायः आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो भी किताबें लिखी गई हैं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा या हजरत द्विवेदी जी द्वारा, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो किताब है, उसमें आप देखिए कि नाटक पर बहुत कम बात हुई है। उसको उस ज़माने के लोगों ने कहा भी कि छठी उंगली की तरह है। और हमने एक बार ये काशीनाथ जी से ही पूछा था कि आपने जो भारत का हिंदी में पहला, जिसको आप कहते हैं कि एब्सर्ड प्ले लिखा, घुवास पहला नाटक लिखा, तो आपने दूसरा क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने बहुत बेबाक ढंग से मुझे उत्तर दिया था, कहा कि गौतम, नाटक लिखने के बाद पहली ज़रूरत हो जाती है कि निर्देशक ढूंढो, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जब मेरे संस्मरणों पर ही नाटक हो रहे हैं तो मुझे लिखने की ज़रूरत क्या है नाटक? बहुत ही दो टुक उन्होंने उत्तर दिया था, है ना। तो मैंने कहा कि घुवास, जो हालांकि वेटिंग फॉर गोडो का के प्रभाव में है, लेकिन बाद में हमने पाया कि भारत हिंदी में बहुत अच्छा एब्सर्ड प्ले भुवनेश्वर ने लिखा था, तांबे के कीड़े वगैरह। तो ये सब जो तांबे के कीड़े क्यों एब्सर्ड प्ले है, घुवास क्या है, वेटिंग फॉर गोडो का आइडिया क्या था, जो मैं कह रहा हूँ कि घुवास उसके प्रभाव में है, या हम लोग जो अग्निमित्र की बात कर रहे हैं प्रसाद के नाटक पर, या हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भारतेंदु के मुद्रा राक्षस पर, आखिर क्यों आज इस संध्या में बात कर रहे हैं? उसका मूल कारण ही है कि आइडिया, जो मैं अभी बता रहा था कि नाटककार के पास एक आइडिया आता है। आइडिया का एक रूप ये है कि हमारे बाहर जो कुछ भी घटता है उससे हम एक आइडिया ड्रॉ करते हैं कि चलो इस समय पर्यावरण की समस्या है, ठीक है, या हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, चलो इस पर एक फिल्म बना लेते हैं, इस पर एक नाटक कर लेते हैं। यानी बाहर समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसके आधार पर हम लोग एक नाटक की कल्पना करते हैं। एक तो आइडिया ये हो गया। दूसरा आइडिया होता है कि हमारे भीतर एक आइडिया आता है कि हम जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, है ना, जो हमारे सनातन मूल्य, शाश्वत मूल्य हैं, उन मूल्यों को आज के देश काल में कैसे रूपायित किया जा सकता है। जैसे कि अगर उन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, ध्रुव स्वामिनी लिखा प्रसाद ने, तो उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि उसी समय का चित्रण कर दें। उसी समय का चित्रण तो आएगा, वो टाइम, वो देश काल तो आएगा, लेकिन उसके ज़रिए प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं जो कि प्रसाद के समय में नहीं घट रहा है। फ़र्क आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो युगीन चेतना का या जो कालातीत रचनाकार होते हैं वो मूल्यों पर लिखते हैं, शाश्वत मूल्यों पर, और इसलिए उनकी रचना कालातीत होती है। ऐसे लोगों को ही हमारे यहाँ कवि कहा गया है। हमारे यहाँ जो नाटक की परंपरा शुरू होती है भरतनाट्य शास्त्र की, उसमें यही कहा गया है, नाटककार माने कवि। कवि एक कविता लिखता है, जब उस काव्य को जब वो दृश्य देता है तो वो दृश्य काव्य होता है। इसे नाटक का पहला नाम दृश्य काव्य हुआ। पहले काव्य, फिर दृश्य काव्य। काव्य यानी कविता के फॉर्म में, और अगर उसको हम दृश्य काव्य बना रहे हैं तो वो नाटक हुआ। बहुत सामान्य सी बात है। तो प्रेमचंद इस अर्थ में कवि हैं, प्रसाद इस अर्थ में कवि हैं, भारतेंदु कवि ही हैं। हम आगा हर्ष कश्मीरी को भी कहेंगे कि इसी अर्थ में कवि हैं, क्योंकि उनके पास कोई आइडिया है, कोई विचार है, कोई कथ्य है जिसके लिए वो कविता या कहानी या नाटक लिखने जा रहे हैं, है ना। वो आइडिया इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने ही देश काल में हो रही घटनाओं का प्रभाव लेके हम कोई नाटक लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले कि वो काव्य। अब कालिदास भी तो अपने समय के बारे में लिख सकते थे। कालिदास के बारे में हम मातृगुप्त से ये जानते हैं। मातृगुप्त चंद्रगुप्त की ही परंपरा में शासक हुए, और एक मातृगुप्त बहुत अच्छे समीक्षक भी हुए या भाष्यकार भी हुए, जिन्होंने वात्स्यायन के बाद नाट्यशास्त्र की कमेंट्री की थी, भाष्य लिखा था, जो हम लोग को नहीं मिलती, कुछ कुछ अंश मिलता है। और आचार्य अभिनवगुप्त की वृत्ति फिर मिलती है, यानी कि कमेंट्री। हमने उस दिन बताया था ना कि वृत्ति, भाष्य, टीका, ये सब बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं कमेंट्री लिखने की। तो मातृगुप्त से पता चलता है कि कालिदास 4वीं शताब्दी के थे। और फिर रोमिला थापर की किताब है शकुंतला, उससे पता चलता है कि कालिदास 5वीं शताब्दी के हैं। रोमिला थापर आप जानते होंगे, बहुत अच्छी इतिहासकार हैं हमारे अभी के समय में। तो कालिदास अगर 5वीं शताब्दी में अभिज्ञान शकुंतलम लिख रहे हैं, तो उनको वो शकुंतला की कहानी लिखने की क्या ज़रूरत थी जो कि महाभारत में जिसका वर्णन है ना। महाभारत में सावित्री का भी वर्णन है, महाभारत में शकुंतला का भी वर्णन है। और वो जो शकुंतला है महाभारत युगीन,
वो शकुंतला एक आदिवासी लड़की है जिसका वर्णन श्री अरविंदो ने 20वीं शताब्दी में जब नाटक लिखा शकुंतला, उसमें वो आया है। महाभारत से सावित्री का चरित्र लेकर 20वीं शताब्दी में अरविंदो ने एक कविता लिखी सावित्री, और उसमें वो सावित्री नहीं है जो महाभारत में। तो फिर महाभारत की ही शकुंतला की कहानी को लेकर क्यों कालिदास ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा, है ना। ऐसी सबसे पहला जो संवाद सूक्त आता है ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त के बाद, उसमें उर्वशी और पुरुरवा के बीच संवाद होता है। वहाँ से पता चलता है कि ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ या संवाद यहाँ से आया। तो अगर उर्वशी और पुरुरवा के संवाद को लेकर कालिदास नाटक लिखते हैं तो कालिदास 5वीं शताब्दी ईस्वी से पीछे जाके वैदिक काल में क्यों गए, है ना। इसी तरह से क्यों गए, इसका उत्तर है कि इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में जयशंकर प्रसाद अपने पीछे गए, वो 5वीं शताब्दी में गए और चंद्रगुप्त नाटक लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं उसका ही हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो कवि होता है वो बाहर का प्रभाव कम लेता है या वो इतिहास का प्रभाव भी कम लेता है। उसमें दृश्य रूप में, कथानक में तो इतिहास आएगा, लेकिन उस इतिहास के जरिए वो अपनी कोई बात कहना चाहता है। उसी कथ्य पर आज हम लोग इस शाम बात कर रहे हैं। अच्छी बात हुई ना, यही मेरी और वीणा जी के बीच में बात हुई थी, क्यों नहीं इस पर भी एक बात हो जाए। तो हम लोग पिछले 70 साल में जो प्रयोग हुए उसके बारे में आ जाएंगे। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई एक आइडिया किसी और का लेते हैं, आप रंगकर्मी हैं, उसको आप अपना एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको सिनेमा के एक उदाहरण से समझें कि दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई हरिश्चंद्र की कहानी पर, फिर पीछे वो गए, है ना, राजा हरिश्चंद्र कहानी ली। जिस वक्त में वो फिल्में बना रहे थे वो बहुत उत्साहित थे और फिल्म माध्यम को ला रहे थे, फिल्म माध्यम की समझ बना रहे थे, क्योंकि उसमें पर्दे पर शैडो आना, छाया आना और फिल्म देखना और लोगों का एक इकट्ठा होकर देखना, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस दौर में वो 12 से 14 के बीच में ये सब फिल्में बना रहे थे, राजा हरिश्चंद्र, कृष्णावतार आदि आदि, उस दौरान में चार्ली चैपलिन कुछ फिल्में बना चुके थे, जैसे आवर प्री हिस्टोरिक पास्ट, हमारा प्रागैतिहासिक अतीत क्या था, और उन्होंने एक कॉमन मैन का कैरेक्टर बना लिया था और उसके ज़रिए चार्ली चैपलिन को कोई एक दर्शन, कोई एक बात, कोई एक कथ्य कहना था। लेकिन अगर आप उस दृष्टि से हरिश्चंद्र फिल्म को देखेंगे, पहली फिल्म को, तो आप देखेंगे जैसे हम लोग अमर चित्र कथा में चित्र देखते हैं एक के बाद एक कहानियों को, ठीक वैसे ही सिर्फ उस सेम कहानी को वैसे ही कह दिया गया है। ऐसा चंद्रगुप्त में नहीं है प्रसाद, ऐसा अजात शत्रु में नहीं है, ऐसा ध्रुव स्वामिनी में नहीं है, ऐसा अग्निमित्र में नहीं है, और ऐसा भारतेंदु के ये जो मैंने नाम लिया मुद्रा राक्षस उसमें नहीं है। आप विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस पढ़िए और भारतेंदु का मुद्रा राक्षस पढ़िए, आप देखिए बहुत 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 फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? कहानी वही है, लेकिन वो उसके ज़रिए अपनी कोई बात कह रहे हैं, कवि कोई अपनी बात कह रहा है, वो है कंटेंट, वो है कथ्य। उसी कथ्य पर हम लोग बात कर रहे हैं। गहराई में जाना थोड़ा सा नीरस, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जो सतह पर रहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी ये लाइव जो अभी हम आ रहे हैं, काशी के रंगमंच पर बात हो रहे हैं, तो उसके सतह पर हम लोग रहें, उस समय के नाटकों के ऊपर बात करें, उस समय के रंगकर्मी बात करें। वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे मित्रों के नाम आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा गहराई में भी जाना चाहिए, क्योंकि कथ्य पर हम लोग बात नहीं करेंगे तो किसी भी साहित्य, किसी भी रचनाशीलता को, रचना कर्म को, हाँ, रचना आग्रह को समझेंगे कैसे अगर हम लोग आइडिया पर को ना देखने जाए। हम लोग किसी का एक प्ले ले लिया, मान लीजिए जन्मेजय का नाग यज्ञ ले लिया, या कोई कहानी ले ली, कोई कविता ले ली, कामायनी ले ली, तो कामायनी के पीछे का आइडिया क्या है, कौन सी नई बात उन्होंने कही है प्रसाद ने, और अगर वो पुरानी बात कोई कह रहे हैं तो क्या उसका उन्होंने पुनर्नवा किया है, क्या वो अपनी कोई बात कह रहे हैं। ये जो अपनी बात कहना, यही कवि को कवि बनाता है। यही फ़र्क हो जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद का। वो जो मूल फ़र्क है, दोनों ही नाटककार हैं, हाँ, एक 19वीं शताब्दी के, एक 20वीं शताब्दी के। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कोर्स में होते हैं, उनके नाटक खेले गए, वितस्ता की लहरें, लेकिन फ़र्क कहाँ हो रहा है, डेप्थ कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सिर्फ कथ्य के स्तर पर। कथ्य का स्तर ये है कि अगर हम सामाजिक बाहरी चीज़ों पर अगर हम कविता कहानी लिखेंगे तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। मान लीजिए कि सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, हमने उस पर एक फिल्म बनाई है, ड्रामा लिखा, कोई कविता लिखी, सूखा खत्म, कविता खत्म, है ना। धूमिल की कविताएं हम लोग देख सकते हैं, दुष्यंत कुमार की कविताएं हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई शाश्वत मूल्यों को लेकर के बात कर रहा है,
बाणभट्ट की आत्मकथा लिख रहा है, अनामदास का पोथा लिख रहा है, तो उसे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो उसी वक्त की चीज़ों पर नहीं लिखा गया है। हम लोग अभी कोरोना पर लिखेंगे, मान लीजिए हैजा पर लिखेंगे, प्लेग पर लिखेंगे, तो वो प्लेग ख़त्म तो उसकी जो समसामयिकता है वो भी ख़त्म हो जाती है ना। इस पर जो मैं नाटक ले रहा हूँ वो हमारे रंगकर्मियों ने भी किया है, रेडियो में भी नाटक किया है। सोना बाबू ने भी एक बार प्रसाद का नाटक नागरी में किया था। बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी हमारे हुए हैं, राघवेंद्र कौशिक हुए हैं, और भी वो मेरे साथ राजेश काम किया, राजेश सिंह तोमर, अमलेश श्रीवास्तव, ये लोग को मैं DLW में भी नाटक करते देखा हूँ, नागरी में भी करते देखा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी हमारे शहर में हुए हैं, और इनके बारे में मुझे लगता है मेरे जो पूर्ववर्ती मित्र लोग या मेरे स्टूडेंट्स या बड़े गुरुजन हुए, उन्होंने डिटेल में बताया ही होगा। लेकिन मुझे अचानक वो सोना बाबू का याद आ गया। नागरी में प्ले हुआ था, काफ़ी दिनों तक रिहर्सल हुआ था प्रसाद पर ही। तो क्यों कोई प्रसाद होता है, हाँ, और क्यों कोई विनोद रस्तोगी होता है, या कोई क्यों विजय तेंदुलकर होता है, क्यों कोई गिरीश कर्नाड होता है? आखिर वो कौन सी चीज़ होती है कि वो कौन सी चीज़ होती है जो उसको महान बनाती है, उसको बड़ा बनाती है? कौन सी चीज़ होती है जो उसके देश काल को लांघ कर उसको कालातीत बनाती है? तो ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या हम लोगों ने 1950 से लेकर 2020 तक इन 70 वर्षों में ऐसा कोई प्ले खुद लिखा है, हाँ, या ऐसा प्ले किया है? सबका उत्तर मिलेगा कि हाँ, लिखा गया है और किया गया है। तभी तो आप प्रसाद के नाटक किए हैं, तभी तो आपने भारतेंदु के नाटक किए हैं। तो अपनी युगीन चेतना से ऊपर उठकर, हाँ, आप जब हम उस कवि के, यानी कि नाटककार के, जो दृश्य काव्य लिख रहा है, जब हम लोग कवि के देशकाल में जाते हैं तो सिर्फ उसके देशकाल तक ही सीमित नहीं रह जाते, बल्कि सारे देशकाल उसमें समाहित हो जाते हैं। तो जब हम अपने अतीत में जाते हैं तो सिर्फ 70 साल ही नहीं आता है ना, हमारा पूरा संस्कार आ जाता है, हमारा पूरा कला वैभव आ जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं पर संग्रहित है। तो यानी भारतीय मानस, भारतीय मनीषा, भारतीय काव्य मनीषा और भारतीय काव्य वांग्मय, काव्य बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाटक मूलतः काव्य है। नहीं तो हम लोग प्रसाद को नाटककार बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रसाद कवि हैं, और कवि हैं तभी वो अच्छा नाटक लिख रहे हैं। प्रेमचंद और भारतेंदु कवि हैं तभी वो अच्छी कहानी और नाटक और कविताएं लिख रहे हैं। ये जो कवि होना, मैंने पहले ही बताया कि कविता लिखना भर नहीं है, कवि होना अपने आंतरिक जगत से ऐसी रचना का निर्माण करना है जो हमें देश काल से ऊपर उठाती है और हमें अपने साधारणता से ऊपर उठाती है ना। एक सामान्य सी बात देखिए कि लोग चर्चा करते हैं आपस में कि किसी की फिल्म मैंने देखी, उसमें गालियों का बहुत, अपशब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। राई मासूम राजा ने आधा गाँव लिखा, उसमें उपन्यास में अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जब उनसे बात की जाती है, अभी कीर्ति जैन एक बार नागरी में प्ले कर रही थी काशीनाथ जी का, तो उसमें भी स्टेज पर अपशब्दों का प्रयोग हो रहा था। तो मुझे कहा गया सहारा चैनल से कि आप समीक्षक के रूप में अपना वक्तव्य दीजिए। काशीनाथ जी ने लेखक के रूप में दिया, वहीं पर इस नागरी नाटक मंडली के हॉल के ठीक बाहर। फिर मुझे आग्रह किया गया, तब मैं सहारा में नहीं था, कि आप सहारा चैनल की ओर से कीर्ति जैन को इंटरव्यू कीजिए। तो क्या किया गया, जो आप नागरी का हॉल देख रहे हैं उसके ठीक पीछे अंत में एकदम बीच में एक दरवाज़ा है, वो दरवाजे को खोल दिया गया जहाँ से पूरा हॉल दिख रहा था और स्टेज पर वो प्ले चल रहा था। काशीनाथ जी के संस्मरणों पर नाटक चल रहा था। तो वहाँ पर मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, और लास्ट में ये भी हमने पूछा कि इसमें बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो बनारस की ज़ुबान ही है। तो हमने कहा कि दिल्ली की ज़ुबान नहीं है, वहाँ के लोग गाली नहीं देते हैं क्या, अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं? बोला नहीं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही देते हैं, और फिर कैरेक्टर ही वैसे हैं। ये उन्होंने कहा कि कैरेक्टर जिस जगह से आएंगे तो वहाँ की भाषा में वो अपशब्द आएंगे ही, ऐसा प्रायः लोग बोल जाते हैं। अभी जो फिल्म मेकर किसी ने बनाया था, क्या एक वासेपुर जैसा फिल्म, उसमें भी था, तो उसमें भी तर्क दिया गया कि कोयला खदान के जो कर्मचारी होंगे वो तो अपशब्द बोलेंगे ही। तो मैंने तुरंत बोला कि उसी कोयला खदान पर काला पत्थर भी तो बनी थी, किसी ने तो अपशब्द नहीं बोला। फिर जब कीर्ति जैन ने ये बोला कि ये चरित्र ही वहाँ से हैं, डाउन ट्रॉडन क्लास से, हाँ, बिल्कुल अपदस्थ जो क्लास वर्ग है, उस वर्ग के लोग अगर बोलेंगे तो अपशब्द बोलेंगे ही। हमने कहा उस वर्ग से भी नीचे के वर्ग के लोग, प्रेमचंद के सारे चरित्र हैं, प्रेमचंद के कथा साहित्य में अधिकांश चरित्र उससे भी नीचे के लोग हैं। कभी आपने गाली सुना, कभी आपने अपशब्द सुना? क्यों? जो मैं कवि, हमारे
सामाजिक विवेक को, हमारे विवेक को ऊपर उठाता है। इसलिए हम लोग साहित्य की ओर जाते हैं, रचनाओं की ओर जाते हैं कि हम अपने साधारणता से ऊपर उठे। उसका कारण यही है। कवि होता है वो हम लोग की जो साधारण चीज़ें हैं उससे ऊपर उठाने का काम करता है। वो चाहते तो कर सकते थे प्रतिक्रिया में, लेकिन उनका चरित्र कभी भी अपशब्द नहीं बोलता है। चाहे वो कितने, वो कफन का चरित्र हो या किसी को आप ले लीजिए, वो गुस्से में गाली दे सकता है। डॉक्टर चड्ढा को भी गाली दे सकता है भगत, या घीसू और माधव भी बोल ही सकता है, जो वो भी शराब के नशे में शराब पी रहा है और अपने जीवन पर, अपनी व्यथा पर, और कोई मर गया है लानत भेजते हुए गाली दे ही सकता था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर प्रेमचंद है। उनको पता है कि समाज का दर्पण तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम पाठक के स्तर को भी उठा रहे हैं। इसलिए कोर्स में ऐसे नाटक, ऐसी कहानियाँ रखी जाती हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ये जो मैंने उदाहरण दिया आप शब्दों के आधार पर, लगभग इसी के आगे अब चलेंगे कि कवि हमारे स्तर को कैसे उठाता है, नाटक लेखक कैसे उठाता है, और क्यों वो अपने कथ्य को बताने के लिए कभी वो कविता लिखता है, कभी वो नाटक लिखता है, कभी वो कहानी लिखता है, कभी वो उपन्यास लिखता है। जाहिर है कि ये सब फॉर्म्स हैं ना। पहले ही जब हमारे भीतर आइडिया आता है, कोई चीज़, किसी भी बात का भीतर आइडिया कि चलिए हम एक शाश्वत मूल्य पर वो लिखेंगे, ऑनेस्टी। शाश्वत मूल्य को बहुत आसानी से इस तरह समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिक चीज़ों की बात नहीं की जा रही है। शाश्वत मूल्य की बात यह है कि आप देखिए कि कल्पना करिए कि कालिदास के समय में या भरत मुनि के समय में कोई दुकानदार पंसारी होगा जो दुकान अपना चलाता होगा। वो अगर उसमें किसी लड़के को, कोई छोटू लड़के को रखेगा काम पर, नौकरी पर, तो क्या क्या उम्मीद करेगा? वो ये उम्मीद करेगा कि वो समय पर आए, समय पर ताला खोले, ताला बंद करे, ठीक है, वो गले से पैसा न चुराए, वो ऑनेस्ट हो, आलसी ना हो, ठीक है, चोरी ना करे, काम में लगन हो। वो जो भी मूल्यों की इसकी उम्मीद कर रहा है उसको ये पढ़ाया नहीं गया है। वो जो पंसारी है, दुकानदार, वो जो छोटू से उम्मीद कर रहा है भरत मुनि के समय में जो जो वैल्यूज़ की, जो मूल्यों की। अब अगर अभी 21वीं शताब्दी में चले आइए, अभी कोई पंसारी अगर उसी छोटू को रखेगा किसी और लड़के को अपने दुकान पे काम पर, तो वो भी सेम यही उम्मीद करेगा कि वो समय से आए, देर तक रहे, काम करे, चोरी ना करे, आलसी ना हो, लगन हो उसके अंदर, टेनेसिटी हो, है ना, और वो मनुष्य अच्छा हो, बोलता अच्छा हो, जुबान न लड़ाए। अब ये जो 21वीं शताब्दी का पंसारी है, वो भरत मुनि के पंसारी से उसने शिक्षा नहीं ली, या तब से लेकर अभी तक की किताबों में लिखते नहीं आया है 3000 वर्षों में। ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं? हम इंसान से उम्मीद करते हैं ना कि वो सभ्य होगा, शिष्ट होगा, है ना, जो अभी अपशब्द की हम बात कर रहे थे। और जब वो नहीं होगा तो वो साहित्य पढ़ेगा, साहित्य उसको ऊपर उठाएगा। ये जो वैल्यूज़, ये जो मूल्य हैं, ये कहाँ से आते हैं? और बिना बताए आते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो नहीं है पंसारी, लेकिन वो उम्मीद वही करता है। ये शाश्वत मूल्य है। हाँ, अब इसी शाश्वत मूल्य पर मान लीजिए कोई एक मूल्य ले लेते हैं कि वचनबद्धता, कि अगर मैंने आपको ज़ुबान दी कल मैं शाम को 7 बजे किताब लौटाऊंगा, तो फिर मैं लौटाने गया भी, बारिश हो गई तो आपको मैंने मैसेज दे दिया, हाँ, कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो परसों आ जाऊँगा। ये जो ज़ुबान की कीमत, कथनी करनी में अंतर नहीं रहना, वचनबद्धता, कि मैं जो संकल्प ले रहा हूँ, जो मैं प्रण कर रहा हूँ, वहीं पर टिका रहूँगा। इसी पर पूरा हरिश्चंद्र की कहानी है कि मैंने अगर ये प्रण लिया है, ये मैंने वचन लिया है, ऐसा करूँगा, ईमानदारी पर रहूँगा, एक वाव लिया है हमने, तो मैं उस पर अंत तक रहूँगा, भले ही मेरी स्थिति कुछ भी हो जाए। एक मूल्य पर उन्होंने बनाया। ऐसे ही शाश्वत मूल्यों पर बनाने वाले कवि जब नाटक लिखते हैं या कोई एक रचना करते हैं, कोई फॉर्म को लेते हैं, तो वो सिर्फ आइडिया के कारण, सिर्फ कथ्य के कारण कालातीत होते हैं। साथ में उसका एक कलात्मक मूल्य भी होता है कि वो जो कविता उन्होंने लिखी, जो नाटक लिखा, वो नाटक कैसा रहा। क्या नाटक का कथोपकथन अच्छा था? नाटक की विषय वस्तु, वर्ण विषय अच्छा था? उसमें प्रतीकात्मकता का उपयोग किया गया था कि नहीं? जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसके मानदंड होते हैं, है ना, व्यंजना थी कि नहीं, कोई सजेस्टेड मीनिंग था कि नहीं, ठीक है, उसमें डायलॉग्स कैसे थे, उसका लेवल क्या था, ठीक है, और आप अपनी बात को किस तरह से छुपा पाए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि वो पूरा पेड़ बन गया, पूरा नाटक बन गया और बीज भी दिख रहा है तने में भी, ऐसा तो नहीं। बीज छुपा रहेगा, विचार कथ्य छुपा रहेगा, वृक्ष बनता जाएगा। हाँ, तो ये जो बना है पूरा वृक्ष, जो नाटक लोग देखने जा रहे हैं, उसके सारे कलात्मक मूल्य सुरक्षित है कि नहीं। तो अगर कवि के अपने मूल्य और उसकी कलात्मक मूल्य, कलाशीलता
दोनों अगर संतुलित रह गया तो वो व्यक्ति ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसके आधार पर समीक्षक या हम सभी लोग विचार कर सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में क्या ऐसी बात थी जो अभी तक नहीं चल रहे हैं, या हम उन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रसाद का ही नाटक कर रहे हैं। जबकि आप प्रसाद की भाषा देखिए कि वो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो बहुत ही पहले की भाषा है, आज के ज़माने में कोई बोलता भी नहीं है। हाँ, जैसे कि धोखा हुआ है, आज की शाम से बात करें, धोखा हुआ है तो हृदय तू धड़कना बंद कर, ध्रुव स्वामिनी में बोलती है कि वो हृदय को बोलती है कि हृदय तू धड़कना बंद कर दे क्योंकि धोखा हुआ है। लेकिन हृदय का धड़कना तो इस तरह से बंद होगा नहीं, वो सुसाइड क्यों करेगी, और हृदय अपने आप को क्यों सुसाइड की तरफ ले जाएगा, उसके अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसी है नहीं, वो तो माइंड में ही होता है। तो इस तरह के जो वाक्य है ये हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्रुव स्वामिनी के साथ धोखा हुआ या कालिदास के समय में धोखा हुआ, तो कभी भी हो सकता है। क्योंकि ये मनुष्य का मन समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही सबसे रहस्यमय चीज़ है। कहा गया दुनिया में आप सब समझ सकते हैं, मनुष्य का मन नहीं समझ सकते हैं। आप कबीरदास को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, वो लोग बार बार ये बोलता है कि मन तू मुझे मत भरमा, है ना, मैं ठीक रास्ते पर हूँ, मन तू मुझे मत भरमा, मेरी एकाग्रता एक ही पर है। अगर मैं कृष्ण की तरफ से बोल रहा हूँ तो राधा पर है, राधा की ओर से तो कृष्ण पर है। हाँ, उधो मन न भयो 10-20 तो मन नहीं है, एक ही मन होगा ना। तो उस मन को एकाग्र हम करेंगे एक ही तरफ, जहाँ पर प्रेम है, और ये प्रेम का उदात्त रूप है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कथ्य है, ये कथ्य पर बात करने की ज़रूरत है। और ये फिर देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कथ्य किसके कैसे रहे हैं। अगर हमारे पूर्वजों की ओर हम लोग जाएं तो भारतेंदु में कैसा रहा है, प्रसाद में कैसा रहा है, प्रेमचंद में कैसा रहा है, आगा हर्ष कश्मीरी में कैसा रहा है, क्यों उनकी यहूदी की बेटी या यहूदी की लड़की, जो भी नाम से बार बार खेला जाता है, क्यों उसी को खेला जाता है। क्या उसके की सिर्फ कलात्मकता अच्छी है या उसमें कुछ वैल्यूज़ भी है, उसमें कुछ मूल्य भी हैं। फिर इस तरह के मूल्यों वाले जो कथ्य हैं वो हमारे जो दूसरे नाटक हैं विश्व के, पश्चिमी नाटक जो हैं, या इब्सन के नाटक हैं, चेखोव के नाटक हैं, दोस्तोवस्की के नाटक हैं, सैमुअल बेकेट आइनिस के नाटक हैं, उनके साथ हम टैली कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। हाँ, वो कथ्य क्यों उनसे भिन्न होते हैं, क्योंकि शाश्वत मूल्य जब भी होगा वो तो यूनिवर्सल होगा, वो तो सार्वभौम होगा। ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम वाले में ईमानदारी नहीं होगी, या पश्चिम के नाटक होंगे तो उसमें मूल्य कुछ और होगा, और भारतीय दर्शन में या भारतीय वाङ्मय में मूल्य कुछ और होगा। ऐसा तो नहीं है। जो मूल्य होता है, जो शाश्वत मूल्य होता है, उसकी चेतना सार्वभौम होती है ना। और जब सार्वभौम होती है वही कवि को भी कालातीत करती है, वो उसको ट्रांसेंड करती है, इसीलिए वो लोक चेतना से ऊपर उठ के लोकोत्तर होता है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि जो भी शास्त्र है वो लोक से आया है, तो हम जब देख सकते हैं शास्त्र में बहुत कुछ ऐसा है जो लोक से आ ही नहीं सकता। हाँ, उसमें कबीर वगैरह को हम लोग ले सकते हैं, और पूरा पंचम वेद ही ले सकते हैं जो लोक पर आधारित नहीं है। हाँ, तो ये जो लोकोत्तर हमें लोकोत्तर चेतना की ओर ले जाता है, ऐसे कवियों पर भी हम लोग अभी बात कर सकते हैं। ऐसे कवि क्या 1950 से 2020 तक हुए हैं? क्या ऐसे कवियों को, ये जो नाटककार के लिए मैं कवि शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या ऐसे कवियों की रचनाओं पर हम लोगों ने पिछले 70 साल में विचार विमर्श किया है? क्या उनके रचनाओं को खेला है? और ये आइडिया कैसे जन्म लेता है किसी में, है ना। तो हम लोग पीछे से आगे की तरफ आ गए, अब थोड़ा सा आगे से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, है ना। ये हमारे यहाँ जो तबला वादन होता है उसमें एक होता है कि अनुलोम विलोम का परण, मतलब आप उसको जब पढ़ेंगे तो इधर से इधर पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, इधर से उधर पढ़ेंगे तो वही आएगा। हाँ, कथ्य के लिए एक और शब्द है पाठ्य, तो उसको जब वो पाठ करते हैं उस परण का, तो उसको अनुलोम विलोम का परण कहते हैं तबला में। किशन महाराज जी ने बताया था। तो उसी तरह से अगर हम लोग 2020 से पीछे की ओर चलें, जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं कि मैंने 1990 में नाटक लिखना और करना शुरू किया था, और फिर उसका अंतिम जो प्रेजेंटेशन में कहूँ तो इसी साल हुआ है, 2020 में हुआ है। मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप करके बॉम्बे से आया, अमन जेटली ने एक बहुत अच्छी संस्था बनाई है, तो वहाँ पर प्ले किया मतलब वहाँ वर्कशॉप की एक्टिंग वर्कशॉप। लौट के मुझे पहले ही कह दिया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे एक कार्यशाला करनी है। शायद मैं बता चुका हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाटक का पाठ्यक्रम हम लोगों ने आरंभ किया। उससे पहले एक दूसरे विश्वविद्यालय में हमने किया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और नाटक का पाठ्यक्रम जब आरंभ किया तो लोग
चूँकि वह सिनेमा और थिएटर मास कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव मीडियम है, इसलिए वो मास कम्युनिकेशन में हुआ और वो प्रेमलता शर्मा जी के समय से लेकर अब तक मंच कला संकाय में नहीं हो सका था। तो नाटक तो पढ़ाए, संस्कृत विभाग में भी नाटक पढ़ाया जाता है और कोर्स में होता है, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में भी होता है, लेकिन रंगमंच को एक पाठ्यक्रम के रूप में रखना ये नहीं पहल हुई थी। मालवीय जी चाहते थे कि वहाँ हो और हमारे ज़रिए हो, मैं एक माध्यम बना और ये पाठ्यक्रम बना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उसी समय जब ये बना तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको, इसकी प्रणति, ये उत्सर्ग, ये समर्पण मालवीय जी को ही क्यों कर दिया जाए। तो मैंने मालवीय जी पर एक प्ले लिखा और वो वहाँ पर प्ले हुआ। उसका नाम मैंने रखा था मालवा का राजा। ये सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि सारी संस्थाएं भी जानती है, संस्कार भारती को भी पता होगा। तो मालवा का राजा नाम से क्या था, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि मालवा कोई उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है, सिर्फ मध्य प्रदेश की जगह नहीं, वो एक गाँव है, वहीं पर मालवीय जी का परिवार आया था। उस समय मालव्य बोला जाता था और मदन मोहन जी को ये मालव्य शब्द पसंद नहीं था कि उनको मालव्य बोला जाए। उन्होंने पहली बार मालव्य को मालवीय कहा था। तो मालवा का राजा मैंने प्ले किया था, कार्यशाला हुई थी, इसमें प्ले किया। तो पहला तो नाटक वहीं हमने डिपार्टमेंट बना के और उसका पाठ्यक्रम बना के किया। उसके बाद ये करते करते अभी 2020 में जब मुझे कहा गया उसी डिपार्टमेंट में कि आप एक और कार्यशाला करिए, तो अभी मैंने 3 फरवरी से 3 मार्च तक एक महीने की कार्यशाला की। जब हम विद्यार्थियों के बीच में बैठे, जो वो रंगकर्म कभी नहीं किए थे, लेकिन रंगकर्म एक, उनके पास सेंस बहुत अच्छी है, सेंस और सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो कहते हैं जिसको संवेद ग्राह्यता या सुसंवेद्य होना, सेंसिबिलिटी, हाँ, सेंसिटिविटी नहीं। तो उन सब के साथ मैंने जब पहले बात शुरू की कि हम लोग, कोई नाटक तो है नहीं, कार्यशाला का मतलब भी होता है आप नाटक न करें। जैसे डीजल रेल कारखाना है ना, वो इंजन बनाती है, तो कारखाना पहले एक्टर बनाएगा, फिर उस इंजन को लिखा जाएगा, वो पटरी पर वो ट्रेन लेके जाएगा। तो जो एक्टर्स बनते हैं उन एक्टर्स को लेकर बाद में प्ले होता है। ऐसा नहीं कि हम कार्यशाला करने दिल्ली से बनारस आए हैं तो एक नाटक सोच के आए हैं, शुरू में थोड़ा व्यायाम करवा दिया, उसको योग कहा और नाटक करवाना शुरू कर दी। कार्यशाला की ये रूप नहीं होता। तो हमने सबसे पहले बात की कि एक आइडिया, क्यों ना एक आइडिया पर बात की जाए। तो सब तरफ श्री राम की बात हो रही थी और मेरे मन में भी बचपन से था कि जब मैं अपने लिखे हुए नाटकों को कर चुका हूँगा, मैं अपनी ओर से नाटक नहीं लिखूँगा, तो मैं एक नाटक शेक्सपियर का करूँगा, एक चेखव का करूँगा, एक बेकेट का करूँगा, एक रामायण पर करेंगे, एक महाभारत पर करेंगे। तो महाभारत पर मैंने युधिष्ठिर को लेकर मैंने उत्तरण नाटक किया। शेक्सपियर का अंग्रेज़ी विभाग के बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में मैंने किया, किंग लियर, वो भी हो गया। बेकेट का भी हो गया। अल्बर्ट कामू का भी सोचा था, वो भी हो गया। DLW में मैंने किया। प्ले का नाम था खामोश कमरे, वो क्रॉस पर्पस पर आधारित था। रामायण छूट गया था, रामायण को लेकर हो नहीं पा रहा था कि इस पर कोई प्ले किया जाए, क्योंकि हमारे महाकाव्य हैं, पूरे विश्व के लोग इतना कुछ कर चुके हैं रामायण महाभारत पर, तो एक हमारे यहाँ ये भी होना चाहिए। और मालवीय जी को रामकथा पसंद थी और जब भी वो कोई सभा होती थी, उनके यहाँ वो शास्त्रीय संगीत भी जानते थे, उनके यहाँ रामकथा होती थी। और फिर राम गुण से फिर जो वैष्णव जन जो गीत है, जो गांधी जी के प्रार्थना सभा में होती थी, तो राम धुन से, आप देखिएगा संगीत का कोई भी प्रोग्राम होता है BH में, आज भी समापन राम धुन से होता है, भैरवी से नहीं होता है। तो हमें लगा कि मालवीय जी पर तो प्ले हो गया, क्यों ना मालवीय जी श्री राम के इतने वो थे, भक्त थे हम सब के तरह, तो क्यों नहीं राम को किया जाए। तो आइडिया क्या हो, ये कथ्य, जो अभी हम लोग कथ्य पर बात कर रहे हैं। तो हमने कहा विद्यार्थी लोग से कि आप जरा ये सोचिए कि जब श्री रामचंद्र जी अगली सुबह अयोध्या से छोड़ के जंगल क्यों जाने वाले, हाँ, तो जिस रात वो छोड़ने वाले हैं, हम लोग के साथ जब भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो हम लोग रात में कुछ सोचते हैं, बहुत अच्छे से नहीं सो पाते हैं। हम लोग के साथ अगर ऐसा हो जाए तो श्री राम उस रात क्या सोचे होंगे, आप ज़रा सोचिए। पूरी रात उनके ऊपर, उनके पास क्या क्या चीज़ें आई होंगी और उन्होंने जंगल जाने की तैयारी कैसे की होगी, क्योंकि उनके साथ सीता जी भी जा रही हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तीनों का तय हो गया है। तो हमने थोड़ा सा हिंट दिया कि अगर श्री राम युवराज हैं, जन्म से वो राजमहल में बड़े हुए हैं और अचानक से जंगल जाना पड़े तो एक मानसिकता में प्रभाव आएगा ना। जैसे मुझे अगर कोई कह दे कि मुझे कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव है, तो मैं जाहिर है कि इसको ट्वीट नहीं कर सकता कि सब लोग जानिए कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है, या मैं इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं लगाऊंगा। मेरी मानसिकता पर भी उसका एक प्रभाव आएगा ना, कोई कि मुझे कोविड टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव निकला है। तो
अगर श्री राम जो कि अवतार हैं मनुष्य रूप में, वो कल छोड़ के जाने वाले हैं सुबह सुबह माता पिता से आशीर्वाद लेके, और वो जन्म से ही राजमहल में हुए हैं, राजमहल के भीतर रहे हैं, और बाहर की दुनिया समाज की बहुत जानकारी अभी ठीक से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उनको पता नहीं कि राक्षस क्या होते हैं, वानर क्या होते हैं। तो वो रात में उनके ऊपर उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको सब लोगों को मैंने काम दिया। सोचिए, और ये सोचिए कि कल वो किस तैयारी के साथ निकल रहे हैं। सीता जी किस तैयारी के साथ जा रही हैं, और लक्ष्मण जी किस तैयारी के साथ हैं, रामचंद्र जी कैसे जा रहे हैं। तो एक लड़की को मैं देख रहा था, वो बहुत कुछ कर रही थी, कपड़े उपड़े रख रही थी एक उसमें। तो उसके बाद अचानक वो थक गई। हमने कहा क्या हुआ? बोला कि सर वो 14 साल तक रहेगी, कितनी साड़ी लेके जाएगी, इतनी साड़ी वो लेके कैसे जाएगी? तो हमने कहा अरे तुम उसको ऐसे क्यों सोच रही हो, ये वनवासी रूप में जा रहे हैं ना, वन में रहेंगे ना, तो उसमें इतनी साड़ी ले जाने की, जीन्स और टी शर्ट ले जाने की क्या ज़रूरत है। तुम ये सोचो कि तैयारी का क्या और मतलब हो सकता है। तो मैंने फिर और हिंट दिया कि रामचंद्र जी अपने किशोरावस्था में इन लोगों को पहले राजपुत्रों को पहले ज्ञान के लिए गुरु के पास भेजते थे, तो उनको गुरु वशिष्ठ के पास भेजा गया। फिर उनको शस्त्र वगैरह के लिए, अस्त्र शस्त्र शिक्षा के लिए किसी को परशुराम के साथ, किसी को विश्वामित्र के पास, किसी को द्रोणाचार्य के पास भेजते थे, अलग अलग पीरियड्स में जो हुए महाभारत में और रामायण में। तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र से जो सीखा होगा, तो वो जो उनके भीतर ज्ञान है, और जो वन में जाएंगे तो जंगली जानवर होंगे, राक्षस होंगे, जो भी होंगे, उसके लिए उनके शारीरिक रूप से अपनी रक्षा करने के लिए उनका तीर धनुष है। यही तैयारी हो सकती है ना कि एक तो अपना विवेक मानस, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ का ज्ञान है, और वो अस्त्र शस्त्र के लिए अपनी सुरक्षा के लिए भौतिक रूप से, ताकि वो अपने अलावा और लोगों की भी सुरक्षा कर सके, यही तैयारी होगी। तो उन लोगों ने फिर सोचना शुरू किया। ऐसे कथ्य पर काम हुआ। सिर्फ एक रात की कहानी पर हम लोगों ने 5 मार्च को प्ले किया, अवान्तर सत्ता नाम से, कि सत्ता उनको अवान्तर लगती है, उनको मोह नहीं हो रहा है, जिसके लिए कौशल्या दुखी हैं कि क्यों राजा, वो राजपुरुष होकर भी, युवराज होकर भी वो राजा नहीं बन पा रहे हैं, हाँ, सिंहासन पर, और उनको वनवास जाना पड़ा है। सभी लोग दुखी हैं, पशु पक्षी समाज सारे लोग दुखी हैं, लेकिन राम जो है उस सत्ता को अवान्तर मान रहे हैं, एब्सर्ड मान रहे हैं। आप अगर देखिएगा कि जितने भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, उनको वो अपना राजपाट उन्होंने पहले छोड़ा। आगे देखिए कि कबीर और रविदास तो और आगे थे, उनको छोड़ना भी नहीं पड़ा, वो और एक स्टेप आगे थे। तो रामचंद्र जी के साथ भी ऐसा देखते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो हम लोग को जीवन की समझ और शिक्षा वहीं से मिलनी शुरू होती है। तो वो एक रात में राम ने क्या सोचा होगा, इस पर हम लोगों ने कार्यशाला की, और हम लोगों ने बाद में उसको एक रूप भी दिया, एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसका नाम रखा गया अवंतर सत्ता। ये जो कथ्य पर काम होना, हाँ, कथ्य पर काम होने के लिए हमने एक वैल्यू लिया। इस कथ्य पर काम करने के लिए हमने एक शाश्वत वैल्यू लिया, शाश्वत मूल्य हमने कहाँ से लिया? श्री राम के जीवन से। और श्री राम के जीवन के बारे में वाल्मीकि ने जो कहा है, और जो तुलसी हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि इस वक्त फ़ोन न करें मुझे, फ़ोन करने से ये ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं ये बता रहा था कि श्री राम के बारे में जितना वाल्मीकि ने लिखा है, जितना रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, इससे अधिक तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं? सोचने की ज़रूरत भी क्या है? इतना औद्धत्य तो नहीं आ सकता हमारे अंदर ना कि हम वाल्मीकि और तुलसीदास से आगे सोचें, उनसे बड़ा कुछ सोचें, कुछ ऐसा अपने आप को देखो मैं कितना महान हूँ, ये तो नहीं सोच सकते ना। हम मूल्य लेंगे, लेकिन हम अपनी कल्पना से कुछ नया रच सकते हैं। कल्पना यही थी कि उस रात राजमहल छोड़ के वनवास जाते हुए रामचंद्र जी के मानस में क्या बीता होगा, ये हम सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे उसमें 40 कार्यशाला में प्रतिभागी थे, 40 लोग अपने अपने ढंग से कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि प्रज्ञा तो कहीं है, कभी भी हो सकती है, और प्रज्ञा का उदय कभी भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी छात्र में, है ना। तो हमने एक प्रयोग किया था, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा भी था, मेरे पास ये आग्रह भी मेरे मन में था, एक तो जैसे रामायण की पर एक आधारित नाटक करेंगे, दूसरा ये भी था कि हम लोग रामायण और रामचरितमानस की इतनी बात करते हैं, हम लोग ने कभी ये नहीं सोचा कि जब गुरु वशिष्ठ ने राम को जो शिक्षा दी है, वो भी अपने आप में उसमें कथा तत्व बहुत है। हम लोग बहुत जल्दी कहानी के रंगमंच की तरफ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग पढ़ने नहीं गए। आपको जो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए हम बता दें कि रामचंद्र जी जब पढ़ने गए थे गुरु वशिष्ठ से, तो उन्होंने जो जो सवाल पूछे थे
सवाल उनके बहुत अच्छे थे। सवाल ये थे कि जीवन क्या है, दुख क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ऐसे सवाल। गुरु वशिष्ठ ने इस पर ये उत्तर नहीं दिया था कि माया ये है। उन्होंने उनको कहानी सुनाई थी। वो कहानी में ही वो पूरा रहस्य छुपा है, वो एसेंस छुपा है, वो उत्तर छुपा है। ठीक है, इसलिए उसको हमारे यहाँ बाद में बहुत बृहद ग्रंथ बना वशिष्ठ और राम के संवाद का, उसको योग वासिष्ठ कहते हैं। माने योग, उसमें योग की बात कही गई है हर सवाल पर, कैसे हमारे भीतर योग माने ईश्वर से जुड़ाव बने। और उसको वशिष्ठ ने दिया था, तो योग वशिष्ठ होना चाहिए। लेकिन योग वासिष्ठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये संस्कृत के व्याकरण के अनुसार है। तद्धित के अण प्रत्यय से जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, हाँ, तो वशिष्ठ वासिष्ठ हो जा रहा है, इसलिए हमको सही उच्चारण करना चाहिए, योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन कहानियों पर जो नाटक या फिल्म बन सकती है, मुझे नहीं लगता कि उतना सशक्त कथानक हमें और कहीं मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग के अंदर एक रिपीटेशन का बहुत शौक होता है, ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, वो रिपीटेटिव होता है। अब कामायनी किया तो कामायनी 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 करते रहेंगे, ध्रुव स्वामिनी हुआ तो ध्रुव स्वामिनी करते रहेंगे। ये नहीं खोज लेंगे कि अग्निमित्र भी कोई नाटक है। ठीक है, अब जैसी मुद्रा राक्षस बोलेंगे तो विशाख दत्त, रिपीटेटिव माइंड। हम लोग ये नहीं देखने जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय से अपने विचार को देने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है। तो नया ढूंढने की कोशिश नहीं करते, दर्शक नया देखना चाहता है। तो इसलिए हम लोग उस कथ्य के फलक को बढ़ाते हुए हम लोग वहाँ तक आ गए कि जब मैं 2020 में ये जो 1 महीने की कार्यशाला की, तो उसमें कहीं ना कहीं पर योग वासिष्ठ का कंसेप्ट भी था कि उसके कंटेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जब उसको प्ले का फॉर्म दे रहे थे, तो राम रात में क्या सोच रहे हैं और तैयारी क्या है, तो गुरु वशिष्ठ की जो शिक्षा है वही उनकी तैयारी है। अब उस तैयारी में वो शिक्षा क्या है, तो जाहिर है कि शिक्षा में कहानियाँ हैं, तो उसमें हमारे जो प्रतिभागी थे वो एक एक कहानियों को नरेट करने लगते हैं ड्रामेटिकली, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि अभिनय क्या होता है, और ड्रामेटिकली नरेट करना या उसका अभिनय करते हुए उसका आख्यायक कैसे बने, ये हमने बस खाली इतनी वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी थी। अब वो एक एक कहानी को, एक एक किरदार उसको प्रेजेंट करने चले जाते हैं। इस तरह से लोग योग वासिष्ठ कहानियों से भी परिचित होते हैं। एक कथ्य से कथानक कैसे बना, संवाद कैसे आए, निर्देशक की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उन लोगों ने अभिनेता होना सीखा, अभिनेता होने की प्रक्रिया में आए, और वो प्रेजेंटेशन उन्होंने 5 मार्च को दिया, इसी जब कोविड-19 आरंभ हो गया था। तो यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से हम लोग आइडिया को लेकर फिर मालवीय जी पर आया कि मालवीय जी पर हम कैसे नाटक कर सकते हैं। इससे पहले भी हुआ कि प्रेमचंद पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों और चीज़ों पर, रचनाओं पर तो फिल्में बनी हैं। प्रेमचंद पर कैसे बने, तो जैसे कि मैंने कहा कि अग्निमित्र नाम ही मैंने दिया कि जो पानी की प्रवृत्ति है और आग की प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति की ओर जाना ही रचनाकार होना है। इसी पर हमने प्रेमचंद पर फिल्म बनाई। ऐसा करते करते जब पीछे जाते हैं तो देखते हैं मैं ही नहीं, जो मैं 1990 से नाटक लिख रहा हूँ, जो नाट्य लेखन बंद हो गया आज, उस पर भी बात अभी करेंगे। तो नाट्य लेखन बंद हुआ। हमारे से पहले नाटककार होते थे काशी में और नाटक लिखते थे, और उनके लिखे हुए नाटक पर लोग नाटक करते थे, और यही एकमात्र समझ थी कि नाटक करने के लिए नाट्य लेख चाहिए। कविता के फॉर्म में जो कथ्य है, कहानी के फॉर्म में जो कथ्य है, वो नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ 1950 से अगर हम पकड़ लेते हैं आज़ाद देश में, तो नाटक का हमारे यहाँ जो रंगकर्मी हुए हैं, जो नाटक प्रेजेंटर हुए हैं, प्रयोक्ता हुए हैं, उन लोगों ने नाट्य लेख लिया। नाट्य लेख यानी कथ्य को नाटक के आकार में लिखना, नाटक का रूपाकार सौंपना कथ्य को, तो नाट्य लेख लिया। 70s में ये फिर प्रयोग हुआ कि चलो भाई कविता का रंगमंच करे और कहानी का रंगमंच करे। तो कविता का रंगमंच हुआ भारत भवन में, मगध पर हुआ, श्रीकांत वर्मा की कविता है मगध, उसका एक प्रयोग किया गया, बस वही। और फिर कुछ और भी हुए 2-4 देश भर में। उसके बाद फिर एक आया कि कहानी ही ले लिया जाए, कहानी का रंगमंच, है ना। तो निर्मल वर्मा की कहानी ले लेते हैं, मोहन राकेश की कहानी ले लेते हैं, प्रेमचंद की कहानी ले लेते हैं। क्या उससे एक अच्छी बात तो ये हुई कि हमारे यहाँ नाटक करने की जो विधा थी वो और ज़्यादा फैल गई, अच्छा हुआ। और पूरे देश भर में लोग हिंदी में, सिर्फ बांग्ला में मराठी में नहीं, हिंदी में कहानी लोग लेते, अच्छी कहानी जहाँ भी पढ़ते, हंस पत्रिका में छपी है, सारिका पत्रिका में छपी है, उसका नाट्य रूपांतर करके प्रेजेंट करने लगे। सुरभा देशपांडे जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा
कि हम लोग क्या करते हैं कि कहानी का कथ्य ले लेते हैं आइडिया और फिर एक नया नाटक लिखते हैं या लिखवाते हैं। ठीक है, कहानी का रंगमंच का मतलब ये नहीं कि उसकी जो घटनाओं को ले लिया, उसको एक क्रम दे दिया और नाटक हो गया, ऐसा नहीं। उसके आइडिया को, उसके कथ्य को ले लेते हैं और नाटक लिखवाते हैं जो कहानी में अच्छा लगा है। लेकिन हम लोगों ने उसका डिसएडवांटेज भी देखा। पूरे हिंदी जगत में, हिंदी रंगमंच में, देश भर में और बनारस में भी जब कहानियों को लेकर के हम ड्रामा करने लगे तो फिर नाट्य लेख लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी काशीनाथ जी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि पहले तो नाट्य लेख लिखो और उसके लिए डायरेक्टर ढूंढो, और फिर मेरे संस्मरण पर ही अगर लोग नाटक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत क्या लिखने की। सही बात है। अगर हमारे पास कहानियाँ इतनी अच्छी अच्छी हैं, भगवती चरण वर्मा की कहानी है, यशपाल की कहानी है, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, काशीनाथ जी की कहानी है, तो उन कहानियों पर ही हम नाटक करें। नाटक लिखने की ज़रूरत क्या है? कालिदास को नाटक लिखने की ज़रूरत क्यों हुई थी? प्रसाद को नाटक लिखने की ज़रूरत क्यों हुई थी? वो कवि भी तो थे। हाँ, भारतेंदु को नाटक लिखने की क्या ज़रूरत थी? कविता लिख देते, क्योंकि कवि ही चाहिए। तो कवि काव्य के रूप में अपने कथ्य को प्रकट कर रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद अपने कथ्य को काव्य के रूप में प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, उपन्यास के रूप में प्रकट कर रहे हैं। उनको नाटक के रूप में लिखने की क्या ज़रूरत है? मुंशी प्रेमचंद अपने कथ्य को कहानी के रूप में प्रकट कर रहे हैं, उपन्यास के रूप में प्रकट कर रहे हैं, नाटक के रूप में भी प्रकट करने गए और उन्होंने लिखा कि ये विधा मेरी नहीं है। इस सोचने की बात है ना, क्यों मुंशी प्रेमचंद ये कह रहे हैं ये नाटक मेरी विधा नहीं है। मैंने करबला लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, मैं 3 नाटक लिखने गया, लेकिन मुझे नाटक नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब है कि कथ्य एक चीज़ होती है और उसको नाटक का रूप देना एक और चीज़ होती है। उसकी क्षमता, उस कलारी रूप की क्षमता सब में नहीं होती है, उनमें भी नहीं होती है जो बहुत बड़े कवि हैं। अब कालिदास से बड़ा कवि कौन होगा? हैं? भास, महाकवि भास, उससे बड़ा कवि कौन हो सकता है? शूद्रक से बड़ा कवि कौन हो सकता है? जिन नाटककारों का मैं नाम ले रहा हूँ जिन्होंने दृश्य काव्य लिखे, नाटक लिखे, तो कालिदास, भास, शूद्रक, इन लोगों से, या जो मुद्रा राक्षस जी जिन्होंने लिखा है, विशाख दत्त आदि आदि, बहुत उस समय संस्कृत नाट्य परंपरा में इतने महान हमारे यहाँ कवि हुए हैं, उनसे बड़ा कवि कौन हो सकता है? ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधे अगर 19वीं शताब्दी में आ जाएं तो जयशंकर प्रसाद से बड़ा कवि कौन हो सकता है? हैं? प्रेमचंद से बड़ा कथाकार कौन हो सकता है या कवि कौन हो सकता है? लेकिन प्रेमचंद के पास कथ्य है और वो नाटक नहीं लिखने जा रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मुझे नाटक नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब है कि नाटक जो विधा है उसमें पारंगत होना, उसमें स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम किसी भी कविता को ले लें, किसी भी कहानी को ले लें और उसको नाट्यलेख नहीं बनाएं और थिएटर करें, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा निराशा की बात होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा, एक फ्लॉप प्रयोग होगा, जिसको हमारे यहाँ कुछ कवियों ने भारत के बाहर डिवाइन डिसअपॉइंटमेंट शब्द बोला है कि एक रचनाकार के लिए बहुत ज़रूरी है उसके भीतर कुछ अवसाद हो, कुछ दुख हो, तभी वो अच्छी रचना कर सकता है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं, एक सामान्य तौर पर देखा हम लोगों ने कि कथ्य कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, कथ्य को देखने के लिए हम लोग रामायण तक चले गए, बल्कि भरत मुनि तक चले गए और उनके देवासुर संग्राम, और उसमें आप देखिएगा जिसको समुद्र मंथन है, उसमें एक कथ्य, एक बात है कि हमारे भीतर में जो असुर है, हमारे भीतर में जो देव है, जो देव तत्व है और जो असुर तत्व है, दोनों में एक संघर्ष चलता है। और फिर उसमें विजयी कौन होता है, फिर उसमें से अमृत कैसे मिलता है। अमृत का मतलब चखना, अमृत कोई पानी जैसा नहीं, रस नहीं है, वो अमृत है। हम लोग मृत्यु से ऊपर कैसे जा सकते हैं, यानी एक शाश्वत मूल्य भरत मुनि ने लिखा, एक नाटक उन्होंने दिया समुद्र मंथन या देवासुर संग्राम, जिसमें हम मर्त्य लोक से स्वर्ग में जा सकते हैं, हम लोग मृत से अमृत का स्वाद चख सकते हैं। ये भाषा के कारण बोला जा रहा है चखना, रसगुल्ले के रस की तरह, लेकिन वो दरअसल है कि हम मृत्युशील जो चीज़ है वो तो मृत्युशील रहेगा जैसे देह है, लेकिन हम आत्मा हैं। वैदिक काल का की ये रचना है देवासुर संग्राम, तो हम आत्मा तक कैसे जा सकते हैं जो मरती नहीं। ये एक मूल्य उन्हें देना था, इसलिए उन्होंने नाटक लिखा। नाटक ही क्यों लिखा हो, तो वो भी तो कवि थे। दृश्य काव्य क्यों लिखा, क्योंकि दृश्य काव्य का ही पूरा शास्त्र, पूरा वेद रच रहे हैं। और एक कवि जब दृश्य काव्य की बात कर रहा है, रंगमंच पर जब वो दृश्य काव्य ले जा रहा है, तो जो पहले से फॉर्म बन चुका है कविता, पहले से जो फॉर्म बन चुकी है कहानी, पहले से जो फॉर्म बन चुके उपन्यास, उसमें उसको नहीं जाना चाहिए। रंगकर्मी को
उसके लिए वो जो दृश्य काव्य लिखा हुआ है उस पर ही रहना चाहिए। हमारे 50, 60 और 70 के दशक में काशी में जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी हुए हैं वो लोग नाट्यालेख फॉर्म पर ही केंद्रित थे, एकाग्र थे। उनको प्रसाद का नाटक लेना था, उनको भारतेंदु का नाटक लेना था, उन्हें प्रेमचंद का नाटक नहीं लेना था। ठीक है, उनके पास ये जो समझ थी, उनके पास ये जो रंग चेतना थी, उनके पास ये जो कला विवेक था, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि जो आइडिया है, जो कथ्य है और रंगमंच पर प्रस्तुत करने के जो नाट्यालेख किया गया है वही अंतिम सत्य है साहित्य का, नाटक के लिए। इसलिए हम प्रयोग करेंगे कला के स्तर पर, अभिनय के स्तर पर, प्रेजेंटेशन के स्तर पर कि इसी अंधा युग को हम और कैसे खेल सकते हैं, हम इसमें लोक तत्व कैसे ला सकते हैं। जैसे कि कारण जी ने किया था, कारण जी का अंधा युग हम लोग यहीं बनारस में देखे थे। हाँ, उन्होंने क्या किया, लखनऊ में भी देखे थे। और तो उन्होंने क्या किया था, पूरा नाटक वैसे ही होने दिया, और जब राजा मर गया, फांसी पे चढ़ गया, तो दूसरा राजा आया। कारण जी के का जो अंधा युग है, क्यों कारण जी हैं और वो गौतम चैटर्जी नहीं है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक नया राजा उसमें आता है, उसका राज्याभिषेक होता है, वो राजा बन जाता है। ठीक है, अंधेर नगरी का। अब कारण जी क्या करते हैं कि उस सीन में जो पुराने राजा की टोपी थी, राजमुकुट, उसको वो नए राजा को पहना देते हैं, नाटक खत्म। ये एक मैसेज दे दिया ना उन्होंने, ये प्रेजेंटेशन अलग कर दिया। सेम नाटक है भारतेंदु का, नाटक क्या प्रहसन है अगर रूपकों की दृष्टि से देखें तो उन्होंने क्या कहा कि ये अंधेर नगरी है, राजा हमेशा चौपट ही होगा। अब ये टोपी वही है, भले राजा व्यक्ति बदल गया हो तो क्या हो। हाँ, हमारे यहाँ बंगला में कहावत है कि जो लंका में जाता है वो रावण ही होता है। हाँ, तो अवान्तर सत्ता मैंने प्ले लगभग इसी आशय से किया था। यहाँ पर राम सत्ता क्यों छोड़ देते हैं और एक सामाजिक संदेश क्या देते हैं। तो कारण जी ने ये दिया कि वो टोपी जो है, मुकुट जो है, वो पिछले राजा का ले लिया, उसको पहना दिया। हम लोगों पर ये कन्वे हो गया बहुत आसानी से, बिना किसी संवाद के, कि वो राजा जो है फिर अंधेर नगरी में चौपट राजा, और ये सिलसिला चला और चलता ही रह गया। इसलिए भारतेंदु का ये छोटा सा प्रहसन कालातीत रचना हो गई। कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए, ये जो कथ्य आइडिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 50 से लेकर के 1950 से अगर हम लोग 1980 तक के नाटकों को देखें जो काशी के रंगमंच में रूपायित हुए, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों ने बहुत कम बल्कि मुझे तो याद ही नहीं आता, मैंने तो इतने लोगों का नाटक देखा। मैं तो 70 से 80 तक लगभग सभी का नाटक देखा हूँ, हर भाषा में, 80 से 90 का भी देखा। सभी रंगकर्मियों ने, जो मेरे सीनियर्स हैं, सभी ने नाट्यालेख लिया, चाहे बांग्ला का, चाहे मराठी का, चाहे हिंदी का। उन्होंने ये नहीं लिया कि कोई एक कहानी ले ली और उसको ड्रामा का फॉर्म देके किया, कोई पोइट्री ले ली, पोएम ले लिया, किया, ऐसा नहीं किया। कामायनी नहीं करने गए, ध्रुव स्वामिनी करने गए, चंद्रगुप्त करने गए। कारण जी ने कामायनी नहीं लिया। हाँ, उन्होंने क्या लिया, स्कंदगुप्त लिया, समुद्रगुप्त लिया, चंद्रगुप्त लिया। क्यों? कुछ तो हम लोग बड़ों से सीखेंगे, रंगकर्म को करने की पहली मर्यादा तो सीखेंगे अपने गुरुजनों से। उसके पीछे यही था, कथ्य प्रधान होता है, उस आइडिया को सबसे पहले रचनाकार एक रूप देता है, उस रूप को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कवि ने किसी कथ्य को कहानी का रूप दिया है, उपन्यास का रूप दिया है, कविता का रूप दिया है, और अगर हम उसको रंगमंच में बदलने जा रहे हैं, ड्रामा करने जा रहे हैं, तो हम दरअसल उसके उस फॉर्म से छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, एक प्रकार से उसका अपमान करने जा रहे हैं। अगर हम कविता का रंगमंच करते हैं, तो अगर हम कहानी का रंगमंच करते हैं, तो जो सुनने में प्रथम दृष्टिया बड़ा खराब लगता है, क्यों ना करें? क्योंकि अब इतना ये रूढ़ हो गया है कि लोगों को लगेगा कि अरे क्यों ना करें भाई, कहानी अच्छी है, नाटक हम करके दिखा देंगे आपको। लेकिन मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, कथ्य के स्तर पर, कथ्य को अगर जयशंकर प्रसाद ने कविता का रूप किया है, एक काव्य का, जिसको खंड काव्य कहा गया है, कामायनी को वो रूप दिया है, तो उसको पहले भी वो नाटक का रूप दे सकते थे, क्योंकि वो नाटक भी लिखे हैं, उनको पता था। लेकिन क्यों उनके दिमाग में आया कि इस आइडिया पर खंड काव्य लिखा जाए, इस आइडिया पर पूर्ण काव्य लिखा जाए, जैसा कि कालिदास ने लिखा, और इस आइडिया पर उपन्यास लिखा जाए, कंकाल लिखा जाए। कंकाल को भी नाटक का रूप दे सकते थे। इस प्रारंभिक विचारधारा पर एक बार हम लोग को सोचना चाहिए, जब हम लोग ये काशी के रंगमंच के इतिहास कर रहे हैं, और अपने सीनियर रंगकर्मी की ओर एक बार मुड़ के देखना चाहिए, और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने नाटक करने के लिए नाट्यालेख लिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भारतेंदु का कोई कविता ले ली और उस कविता के आधार पर ड्रामा किया। 70 के बाद एक प्रयोग के तौर पर यह आया कि कहानी का रंगमंच किया जाए, कविता का रंगमंच किया जाए, और फिर हम लोग करने लगे, और अब जिस जगह से भटक गए, आज हम लोग के पास कोई नाट्यालेख नहीं है। इसीलिए शायद जब आगा हास्य कश्मीरी
नाटक करते थे, रात भर नाटक होता, आप जानते ही थे। हम लोग एक बार उनके घर पे एक विमर्श के लिए गए थे, तो उसमें ये भी था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आगा हाशिर कश्मीरी के नाटक का समग्र छापा था, उस पर लोग बात कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बताया कि देखिए वो जो है वो फॉल्स है, क्योंकि आगा हाशिर कश्मीरी के परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, आप सीधे उनसे मिल सकते हैं। मैं ज़रा इस लैपटॉप को एक सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि शेयर किया गया था और वो चार्ज नहीं है। हाँ, तो आप उनके परिवार से मिल सकते हैं और सारे तथ्य सामने हैं। वो नाटक जो करते थे वो नाट्यालेख किसी के पास होता ही नहीं था, माने किसी के पास चला जाए वो उसकी 1 या 2 कॉपी होती थी उस ज़माने में, आगा हाशिर जी के समय में, और उसको वो अलमारी में बंद करके ताला बंद करके रखते थे। पता नहीं क्यों, ये तो वही बता सकते हैं। तो क्या करते थे प्रकाशक, क्या करते थे, रात भर उस नाटक को सुनते थे, उसको नोट डाउन करते थे, जितना वो नोट डाउन कर सके उसको छापते थे। जो भी उनके नाटक हुए बनारस में और उसको उन्होंने लिखा, वो छपे हुए नाटक का समग्र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने छापा। उसके बाद उनके घर से जो मूल नाटक अलमारी में रखा हुआ है, उसको याकूब यावर हमारे शहर में हुए हैं, वो BHU में उर्दू विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। तो उन्होंने एक समग्र निकाला, उर्दू एकेडमी से वो छपा, उसको हम लोग को जानना चाहिए कि आगा हाशिर कश्मीरी के जो मूल नाटक हैं वो एक्चुअली क्या है। वो नहीं जो रात में नाटक देखने के दौरान सुन के लिखे गए हैं, बल्कि उनका अपना लिखा हुआ है, उनके परिवार से मिला और वो समग्र रूप में छपा। हमें आपको जानना चाहिए कि वो उर्दू एकेडमी ने वो समग्र छापा था। तो कैसे हमें अपने सीनियर का मान रखना चाहिए, भारतेंदु प्रेमचंद प्रसाद और आगा हाशिर कश्मीरी का, कैसे इन लोगों के नाटक जब 50s, 60s और 70s में किए गए, उन रंगकर्मियों को शिरधारे अपने माथे पर बैठा के रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और हम लोगों से कहाँ गलती हुई 70 के दशक के बाद, ये ध्यान रखना चाहिए। और क्या 1980 के बाद या 1990 के बाद नए नाटक अगर लिखे गए हैं तो उन नाटकों की ओर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हम लोग को समझना चाहिए कि किन लोगों ने नाटक लिखा और फिर वो नाटक लिखना क्यों बंद हुआ। जिन्होंने नाटक लिखा, जैसे कई हास्य नाटक दिनेश भारती ने लिखा, आप जैसा भी नाटक लिखा, सतही हो, गंभीर हो, जिन लोगों ने भी नाटक लिखा, तो मैं तो अभी कल या परसों प्रतिमा ने बोला था, प्रतिमा ने खुद नाटक लिखे हैं। हाँ, तो जो वो नाटक लिख रहे हैं, जो नए लड़के लड़कियां, जो नए बच्चे नाटक लिख रहे हैं, तो इन नाटकों को भी एक बार पढ़िए, उस पर एक गोष्ठी हो, विमर्श हो। और 80 के बाद, 90 के बाद, 2000 के बाद जो नए नाटक लिखे जा रहे हैं, उनका स्वागत हो कि नाट्यालेख लिखा जाए, इसकी प्रेरणा जगे और नाट्यालेख आए, इस पर बात हो। और जब नाट्यालेख होगा तो हम लोग नाटक के कथ्य पर भी बात करेंगे, उसके शिल्प वैशिष्ट्य पर भी बात करेंगे। और इसी जगह पर हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं, ठीक है। मुझे ये भी कहा जाता है कि आप जब बोलते हैं तो एक प्रवाह में तो बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ प्रश्न भी करते हैं, उन्हें भी पढ़ा करिए। मुझे दीपक जी या कोई कौन बोल रहे थे, मैं इसमें कई लोगों का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके प्रश्नों को पढ़ पाना या उनके प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। मालविका तिवारी को मैं पढ़ रहा हूँ, जो लिखती हैं कि हर विश्वविद्यालय में नाट्य का पाठ्यक्रम ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, और ये 2 जगह पर तो हम ही ने आरंभ किया, संस्कृत विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए, जहाँ पर कि नाटक होते रहे। संस्कृत नाटक का एक ऐतिह्य है, मतलब वहाँ संस्कृत नाटक की परंपरा है। जयंती कुंडू का नाम पढ़ रहे हैं, तनुजा बैनर्जी का नाम पढ़ रहे हैं, ये सभी लोग। जयंती कुंडू हमारे यहाँ की एक सक्रिय रंगकर्मी हैं, रही हैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सशक्त रंगकर्मी हैं। उसके बाद दिवाकर कुमार पांडे, फिर SK द्विवेदी जी, मुझे लगता है ये सदाशिव जी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से, आत्मा से। वस्तु नेता रसस्तेषांग भेदक, वाह, बहुत अच्छी बात है द्विवेदी जी, मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ, आप्लुत हूँ कि आप इसको सुन रहे थे, ठीक है। और उन्होंने किसी प्रसंग में वो बता रहे थे कि व्यंजना में अभिव्यक्ति कवि को मान्य है, ये मैं बाद में पढ़ पाऊँगा क्योंकि पूरा खुल नहीं रहा है। फिर एक जगह वो लिख रहे हैं कि अविवाहित ही नहीं, अक्षत यौवना भी, बिल्कुल व्यंजना में अभिव्यक्ति कवि को मान्य है। मैं ये पूरा वाक्य नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसमें, या तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस वाक्य के बाद जो और है ये अपना ये लाइव बंद करने के बाद मैं पढ़ पाऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि सदाशिव जी इसको देख रहे थे, सुन रहे थे।
मुझे सदाशिव जी को प्रणाम करने के बाद मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये बात सत्यदेव त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि अविवाहित, वो द्विवेदी जी को ये उत्तर दे रहे हैं किसी प्रसंग में कि अविवाहित ही नहीं अक्षत यौवना भी। तो सत्यदेव त्रिपाठी जी, आपको भी मैं नमस्ते कह रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें सदाशिव जी लिख रहे हैं कि निपुण कवि, उत्तम श्रोता है, दर्शक, उत्कृष्ट कथानक या सदैव कलाकार में से एक भी नाटक को सफल बना देता है, महाकवि हर्ष रत्नावली। बिल्कुल, ये रत्नावली में हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो फिर द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि परंतु शिष्ट, ये कोई इन दोनों में बातचीत हो रही है दरअसल, और इन लोगों की बातचीत को मैं बीच में से प्रवेश कर रहा हूँ, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सदाशिव जी, आप जो लिस्ट शिष्ट लिख रहे हैं, मुझे एक शिष्ट से एक और शब्द याद जा रहा है। प्रतिभा के साथ हमेशा शिष्ट शब्द जोड़ा गया है, शिष्ट प्रतिभा। क्योंकि देखा गया है कि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है लेकिन वो शिष्ट नहीं भी होता है, अशिष्ट होता है। तो शिष्ट प्रतिभा कहा गया है कि वो प्रतिभाशाली भी हो और शिष्ट भी हो, यानी अपने जीवन आचरण में शिष्ट हो और साथ में वो प्रतिभा है तो वो प्रतिभा और खुल के निखर के आती है। इसके लिए हम लोग कालिदास से लेकर श्री अरविंदो तक देख सकते हैं। सरिता जी नमस्ते, सरिता लखोटिया जी हैं, हम दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वो लिख रही हैं। फिर कुसुम मिश्रा जी देख रही हैं, आप कुसुम को भी नमस्ते। हमारे नमस्कार की जगह नमस्ते शब्द को का एक ज़्यादा पारंपरिक रिवाज है। और उसके बाद शशिकांत शर्मा जी हैं, उनको भी नमस्ते। जयनारायण प्रसाद जी भी देख रहे हैं। जयनारायण जी, आप कोलकाता में हैं, आपको मैं नमस्ते कह रहा हूँ। लावण्या जोशी जी ग्वालियर से देख रही हैं, तो लावण्या जी आपको भी मैं नमस्ते कह रहा हूँ। और इसके बाद बाबा रे लुकमान मोरायूर, भाई सभी को नमस्ते। फिर है महेंद्र सिंह परमार, वो लिख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग लॉजिक है, धन्यवाद। फिर नीरज अग्रवाल हैं, आपको भी नमस्ते। अशोक सेठ जी हैं जो लिख रहे हैं, गौतम जी बहुत दिनों बाद आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको नमस्कार हमारा। आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, यही तो बहुत बड़ी बात है। अरविंद श्रीवास्तव हैं, अभी मैंने अमलेश श्रीवास्तव की बात की, देखिए अरविंद श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्कार। संपा सरकार हैं, आप, मुझे लगता है ये संपा सरकार कलकत्ता से हैं, तो आपका भी मैं अभिवादन करता हूँ। अष्टभुजा जी अष्टभुजा जी नमस्कार, विनम्र अभिवादन दादा लिख रहे हैं वो। तो अष्टभुजा जी, मैं आपको हमेशा प्रणाम इसलिए करता हूँ क्योंकि आप में जो गुण है वो बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आपसे पहले मैं नौटंकी देखा था कमलाकांत जी का। कमलाकांत जी का उल्लेख बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बहुत सारे नौटंकी किए हैं और उन्होंने जो भी नौटंकी किए हैं उन सबको हमारे मित्र हैं सलीम राजा ने वो 3 या 4 नौटंकियों को किताब का भी रूप दिया था। ये सब बातें होनी चाहिए, ये सब प्रणम्य कार्य है। जिन लोगों ने जो योगदान दिया है उनको कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तो अष्टभुजा जी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और जैसे मैंने अभी कमलाकांत जी का नाम लिया, उस समय प्रभात दा की हम लोग बात किए थे, तो उसमें अवधेश श्रीवास्तव हैं जो उनके साथ रंगकर्म किया करते थे, इनका उल्लेख होना चाहिए। हमने राघवेंद्र कौशिक जी का भी नाम लिया, बहुत अच्छे रंगकर्मी थे और आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है मेरे से पहले के लोगों ने सबका जिक्र किया ही होगा। शिवलाल सागर, नमस्कार, इस रोचक विषय के लिए साधुवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे साधुवाद दे रहे हैं। हम लोग दरअसल सब लोग मिलकर एक चर्चा कर रहे हैं और बीना जी से बात हुई थी, क्यों ना कथ्य पर भी बात हो, तो आज इस पर बात हो। युवा रंगमंच रांची, नमस्कार, आपको सुनना मेरा सौभाग्य। अजय मलकानी जी बहुत सीरियस और सीनियर रंगकर्मी हमारे देश के, हम सबको ये जानना चाहिए जो नहीं जानते हैं। अजय मलकानी जी ने काफ़ी काम किया है। अजय मलकानी जी को मैं हृदय से मैं उनको स्वागत करता हूँ, नमस्ते कह रहा हूँ। अरविंद जी हैं। सौमिरन बैनर्जी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप न सिर्फ गायक हैं बल्कि आपके पास कलाकारों, जो विशेषकर गायक हैं, आपके परिवार में सभी लोग सिंगर्स हुए हैं और आप इलाहाबाद से बनारस आए और आपने अपने प्रोफेशन के साथ साथ हमारा जो हिंदी सिनेमा जगत और संगीत जगत का जो वैभव है उसको बनाए रखने के लिए और बल्कि मुझे भी प्रेरित करने के लिए आपने काफ़ी कुछ किया और इसके लिए मैं आपका बिल्कुल अनुग्रहित हूँ, कृतकृत्य हूँ। तो आपको सौमिरन बैनर्जी जी, मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। और जयंती कुंडू लिख रहे हैं कि आपकी स्मरण शक्ति को प्रणाम है। ये स्मरण ही तो आदमी का शायद परिचय होता होगा। मुझे किसी का नाम नहीं याद रहता लेकिन काम याद रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में जो भी हमारे सीनियर रंगकर्मी हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उनको मैं हमेशा
प्रणव में माना और उनका हर प्रयास स्तुत्य है। अगर उन्होंने कोई रंग कर्म अच्छा किया है तो वो हमको सीखना चाहिए। उन्हें कोई चीज़ की शुरुआत की है तो उसे कहना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको उससे निवेदन करना चाहिए कि आप हमें और सिखाइए। प्रशांत राजन, महादेव नरेंद्र आचार्य जी, आपको भी मैं नमस्ते कह रहा हूँ। आप हमारे सीनियर रंगकर्मी हैं, आप बहुत अच्छे अध्येता हैं, आपके पास बहुत सारे गुण हैं। हम लोग कितना सीख पा रहे हैं, यही सबसे मूल्यवान प्रश्न है। सीखना चाहिए आपसे हम सब लोगों को। प्रशांत राजन जी हैं, जय हो कह रहे हैं, आपकी भी जय हो। दीपक जी, आपको भी गुड इवनिंग। अमन जेटली, अमन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रंगकर्मी हैं। सबको मैं नमस्ते प्रणाम कर रहा हूँ। प्रतिमा भी सुन रही है, वाह। अभी मैंने प्रतिमा का उल्लेख किया कि वो कैसे नाटक लिखती है और कैसे मधुर स्वर में बोलती है, बोलती रहती है और सुनते ही रहते हैं हम लोग। प्रतिमा, तुम सुन रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जीवन आगे प्रशस्त हो और अच्छे अच्छे नाटक लिखो। और उसके बाद अनुराग दुबे सुन रहे हैं, सबसे सुंदर और आकर्षक व्यक्ति को प्रणाम। तो अनुराग, तुम खुद ही इतने अच्छे सुंदर हो और भी बॉम्बे में तुमसे मुलाकात हुई, तुम अभी बनारस में हो, तुम बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे हो। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अनुराग जो है, ये मेरे साथ प्रेमचंद में जितने भी प्रमुख भूमिकाएं हैं प्रेमचंद वाली फिल्म में, ये सारी भूमिकाएं अनुराग ने किया, बहुत अच्छा किया। बल्कि मैं कई जगह पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा कि नए लड़के अभी ये लोग सीखेंगे, लेकिन कब किसके भीतर बोधोदय हो सकता है, कब किसके भीतर कोई प्रज्ञा बलवती हो सकती है, कब किसके भीतर की प्रतिभा बाहर आ जाएगी और हमें चकाचौंध कर देगी, उसमें एक उदाहरण नाम है अनुराग दुबे। हम सबको जानना चाहिए कि हमारे शहर में एक मेधावी रंगकर्मी है अनुराग। इमरान शेख, नमस्ते। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने भी मुझे सुना। मेनका श्रीवास्तव जी, नमस्कार। आप शायद मुझे जबलपुर से सुन रही हैं, आपको भी मैं नमस्ते कह रहा हूँ। जयदेव दास, आप भी रंगकर्मी, अभी शायद वर्धा या बनारस कहीं हैं, मैं आपको नमस्ते कह रहा हूँ। और बाबा रे, बहुत लोग हैं। मैं यहीं पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ एक तरह से विश्राम लूँ या विराम लूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा। मैंने अगर 7-8 बजे से शुरू किया है और 9:30 बजने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया। और भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं। सुप्रिया रॉय जी हैं, सुप्रिया जी, आपको शुभ संध्या। आप नई दिल्ली से सुन रही हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते कह रहा हूँ। और आपके भीतर जो एक चेतना है, वो चेतना हमें और आपको मिलाती है, हमें आपको अलग नहीं करती है ना। क्योंकि वो कला कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक होते हैं, योग होता है दर्शक और अभिनेता के बीच में। वैसे ही आपके और हमारे बीच में, अगर आप हमारे सीनियर थिएटर पर्सन हैं या आप समकालीन हैं, तो आपके और हमारे बीच में एक योग होता है और उससे मन की कलुषता धुल जाती है। हम आपसे प्रेरित होते हैं, आप हमसे प्रतिकृत होते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें चेतना तो एक ही है, आत्मा तो एक ही, ईश्वर तो एक ही है। वो हम सब में किसी न किसी एक गुण के रूप में, प्रतिभा के रूप में है। जितने भी लोगों का मैंने अभी नाम लिया और जितने लोग का नाम नहीं ले पाया और जितने भी लोग देख रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया है, मैं उन सबको संबोधित करके ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की चेतना तो हम सब में है ना। और उसमें वो ईश्वर ही हम सब में है, एक एक गुण के रूप में, जिसको अभी हम लोग प्रतिभा कह रहे हैं। तो हम कैसे किसी को छोटा या बड़ा आंक सकते हैं? हाँ, तो आपके भीतर एक गुण है, यानी कि ईश्वर है, जिसके कारण भी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, और इसीलिए जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो ईश्वर के बारे में सोचते हैं, यानी हम अपनी आंखों से बाहर जिसको भी देखते हैं वो ईश्वर होता है। इसका मतलब है कि मैं अपने में सभी को समाहित देखता हूँ ना। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप में से मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और मेरे इस अपने आप में मेरी जो शक्ल सूरत सामने दिख रही है किताबों के आगे, उसमें आप सब हैं, क्योंकि आप मेरे इस चेहरे, आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो मतलब है आप सब लोग इसी एक चेतना में समाहित है ना। तो हम लोग अलग अलग तो हुए नहीं। इसका मतलब है कि सम्मान, अपमान, दूरी, करीबी, ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। मुझे याद है कि इस सिलसिले की जब शुरुआत हुई थी तब भी ईश्वर के नाम से शुरुआत हुई थी। ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर ही चाहता है, ईश्वर ही हम सबके भीतर है। और जितने रूप हैं उतने गुण हैं, है ना। और ये हम लोग का अज्ञान होता है कि हम लोग उतने रूपों को देखते हैं। अगर हम लोग ईश्वर को सब रूपों में देखें तो ये मल्टीप्लिसिटी, जो बहुवांचकता है, उसका ये छूट जाएगा। हम लोग एक को ही देखेंगे, एक तत्व को ही देखेंगे, एक ही कथ्य को हम लोग सब में देखेंगे और वह अज्ञान भी दूर हो जाएगा, मन की मलिनता भी दूर हो जाएगी। मैं अपनी मलिनता की बात कर रहा हूँ,
आप सब जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, जिन गुरुजनों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको याद करते हुए, आपका स्मरण करते हुए मेरे मन की मलिनता धुल जाती है, मेरे भीतर की कलुषता चली जाती है, मेरा भी आत्म जो होता है पवित्र हो जाता है। आपके नाटक को देख के मेरी आँखें विस्तृत हुई हैं, आपके नाटक को सुनते हुए मेरे कान श्रुतियों को सुनने लगे हैं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं पर आप सबसे विदा लेता हूँ।